बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आपको बाखबर सवेरा में खुश आमदेद कहते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान और हम उमूमन हमारा शो कराची से होता है, लेकिन हम लाहौर से आज आपसे मुखातिब हैं। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये उमूमन तो हमारा कोशिश ये होती है कि शो का आगाज़ करें पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी ख़बरों के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल जो इस्लामाबाद में मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ है उसकी वजह से पूरे मुल्क की फ़ज़ा सोगवार है। और ज़ाहिर है ये अंधोनाक वाक़या जिसमें इन कीमती जानें गई, नमाजी थे जो नमाज़ पढ़ रहे थे वो शहीद हुए। और ये जो फितनतुल ख़वारिज हैं इनकी जानिब से हम देखते हैं इस तरह की मज़मूम कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन पूरी कौम मुत्तहिद है और पूरी कौम चाहती है कि इनके ख़िलाफ़ बाकायदा से जो एक्शन हो रहा है वो आगे बढ़े। से कुछ डिटेल हम आपको बता देते हैं। हुआ क्या, कल जुमे का दिन था, नमाज जुमा अदा की जा रही थी और इस्लामाबाद का इलाका है तरलाई, खुदकुश धमाका यहाँ पर था। अब जो पुलिस डिटेल सामने आ रही है वो ये बताती हैं कि पहले इस खुदकुश हमलावर को रोका गया, एक और हमलावर था जिसने अंधाधुंध फायरिंग की और फिर इस हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ा दिया। तो इस्लामाबाद के इलाके तरलई की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ और पुलिस ने ये डिटेल्स बताई कि हमलावर को मस्जिद खदीजतुल कुबरा के गेट पर रोका गया। जिस सदफ ने भी आपको बताया तो उसने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के बाद बमबार ने खुद को उड़ा लिया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक फितना अल खवारिज से था। वो फितना अल खवारिज जो कि मसाजिद को, जो कि इबादत गाहों को निशाना बनाते हैं, जो कि मासूम निहत्ते शहरियों पे खुदकुश हमले करते हैं, वो फितना अल खवारिज जिनका ना दीन से कोई ताल्लुक है ना मज़हब से कोई ताल्लुक है और इनके साथ ना कोई मुज़ाकरात की जा सकती। ये जहाँ मिले इनको मारने का कहा गया है, इनके साथ कोई बात नहीं की जा सकती। ज़रा आपको ये भी डिटेल बता दें कि जाँ बहक होने वालों में, शहीद होने वालों में IG इस्लामाबाद के अजीज़ भी शामिल हैं। और हमने कल ये देखा कि फिर वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब भी पहुँचे और साथ ही वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने भी गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से इस्लामाबाद धमाके की मज़म्मत की गई है। सदर मुमलिकत ने कहा कि बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है और कौम मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ है। जबकि वज़ीर आज़म ने कहा है कि इस पूरे वाक़े की तहकीकात कराकर ज़िम्मेदारों को करार वाकई सज़ा दी जाए। तो शरपसंदी और बेअमनी फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पूरी कौम, पूरा मुल्क मुत्तहिद है। और जो कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ इस्लामाबाद में, उनके लवाहिकीन के साथ, उनके सोगवारान के साथ इजहार ताज़ियत करते हैं हम भी और पूरा मुल्क भी। सोगवारान ज़रा मज़ीद पूछ लेते हैं क्योंकि नंबर हमारे पास ज़ख्मियों की बड़ी तादाद में नंबर आया था। हमारे साथ ज़ैनब हमारी नुमाइंदा मौजूद हैं। ज़ैनब की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि इन ज़ख्मियों को कहाँ कहाँ पर ये ज़ेर इलाज है और क्या सूरत हाल है। ज़ैनब, थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा, कल तक ह्यूज नंबर आ रहा था ज़ख्मियों की तादाद का, आपके पास क्या तादाद है और कहाँ कहाँ पर ये ज़ेर इलाज है? जी सदफ, जैसे कल इमाम बारगाह में खुदकुश हमला हुआ तो इस्लामाबाद के 3 बड़े हस्पताल पिम्स, पॉलीक्लिनिक और CDA को हाई अलर्ट किया गया। और इस वक्त मैं इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर कल 139 ज़ख्मियों को और उसके साथ साथ डेड बॉडीज़ को लाया गया, जिसमें से 28 डेड बॉडीज़ जो हैं वो पिम्स से और जो कि 4 डेड बॉडीज़ हैं वो पॉलीक्लिनिक से लवाहिकीन के हवाले की गई। पिम्स इंतज़ामिया का कहना है कि जिनकी डेथ हुई थी वो डेड बॉडीज़ की सूरत में ही लाए गए थे। पिम्स में कोई ज़ख्मी जो है वो फोत नहीं हुआ। यहाँ पर बाकी जो बचे थे 21 बता रही है कि ज़ख्मियों को पिम्स अस्पताल लाया गया। अफसोसनाक वाक़या था कल इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में पेश आया, जहाँ पर एक फितनल ख़वारिज रखने वाले दहशतगर्द ने खुदकुश हमला किया, मस्जिद में खुदकुश हमला किया। उस वक्त किया जब लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ रहे थे। और इससे ज़्यादा वल्नरेबल इंसान कभी नहीं होता कि जब वो अपनी नमाज़ पढ़ा हो, जब अपने खुदा को याद कर रहा हो, सजदा रेज़ हो, उस टाइम पर फितनल ख़वारिज के इस जहन्नमी ने खुदकुश हमला किया। तो ज़ैनब हमारे साथ मौजूद है। ज़ैनब, बताइएगा ज़ख्मियों को किन किन अस्पतालों में शिफ्ट किया गया? अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज की गई थी और साथ ही बताइएगा कि ज़ख्मियों की हालत अब क्या है? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 अस्पताल को हाई अलर्ट किया गया था और इस वक्त मैं पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूँ, जहाँ पर 139 के करीब लोगों को लाया गया है, जिसमें ज़ख्मी और डेड बॉडीज़ जो थी वो शामिल थी। पिम्स से 28 डेड बॉडीज़ जो हैं वो लवाहिकीन के हवाले की गई थी, जबकि 121 लोग जो हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया गया था। यहाँ पर पिम्स एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि दूर दराज के लोग भी आम रूटीन में भी यहाँ पर काफ़ी रश होता है। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए यहाँ पर एक न्यू इमरजेंसी जो है वो कायम की गई थी।
जब गुज़िश्ता रोज़ ज़ख्मियों को लाया गया तो पहले उनको न्यू इमरजेंसी लेकर जाया गया, लेकिन तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसके बाद उनको ओल्ड इमरजेंसी में अब सारे मरीज़ों को और जो ज़ख्मी थे उनको शिफ्ट किया गया है। पिम्स इंतज़ामिया और जो पिम्स की तर्जुमान हैं उनके मुताबिक कुछ पेशेंट जो थे वो सीरियस थे और तकरीबन 20 के करीब सर्जरीज़ जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ हुई हैं, जबकि 4 से 6 मज़ीद सर्जरियाँ जो हैं वो मुतवक्का है। जो 121 लोग थे उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो शदीद ज़ख्मी तो नहीं थे, लेकिन चोट लगने की वजह से और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कुछ लोग वहाँ पर बेहोश हुए जिनको हॉस्पिटल लाया गया, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो सीरियस कंडीशन में थे। यहाँ पर जब उनको लाया गया तो खून की कमी की वजह से तकरीबन 60 खून की बोतल्स जो हैं वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं, क्योंकि ये वाक़या ठीक है। ज़ैनब हमारे साथ हैं और ज़ैनब ये सूरत हाल बता रही हैं और ज़ाहिर है कुछ ज़ख्मी ऐसे भी हैं जिनकी बताया जा रहा है कि हालत जो है वो क्रिटिकल भी है। हम दुआ गो हैं ख़ास तौर पे इन ज़ख्मियों के हवाले से कि अल्लाह पाक इन्हें शिफायाब करे और फैमिलीज़ के साथ जो सोगवारान हैं जिस वक्त जितनी हम उनके साथ इज़हार यकजहती कर सकते हैं हमें करनी चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मसूद साहब बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा हम पाकिस्तानियों ने एक बड़ा लंबा अरसा दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है, कितनी जानें कुर्बान की हैं हमारी आवाम ने, हमारी पाक अफ़वाद ने, हमारी पुलिस ने, पूरा मुल्क ने सफ़र किया, हमारी इकॉनमी ने सफ़र किया। ये जो हम देख रहे हैं फिनोमेना एक बार फिर से दहशत गर्दी का, ख़ास तौर पर सॉफ्ट टारगेट की अगर हम बात करें, मसाजिद में धमाका, खुदा न खास्ता किसी ऐसी पब्लिक प्लेस पर धमाका, आप क्या समझते हैं कि क्या मकासद अचीव करना चाहते हैं दहशत गर्द? जी बहुत शुक्रिया। देखें कल बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या और हमारी जो दुआएं हैं लवाकिन के साथ है, शोदा के लवाकिन के साथ है। और जो आप जिस तरह बात कर रही हैं, देखें कि अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव्स है कि वो जो दहशतगर्द हैं जो इंडिया में बैठे हुए हैं, जो हैंडलर्स उनके हैं या अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं पाकिस्तान में पैनिक हो। बलूचिस्तान में हालात आपने देखे हैं, फिर खैबर पख्तूनख्वा में है और अभी अब आपके कैपिटल में आए। तो इट इज़ द स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग कि हमारी एक्सेस क्या हम क्या है, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो चाहते हैं, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वो एम्बेरस करना चाहते हैं। दैट इज़ वन थिंग कि एक तो ये चीज़ है, और सेकंड देखें कि वो एक इंटरनेशनल अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात वाक़यात या सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे कि क्या है। तो इस तरह से जिस तरीके से उनकी प्रेजेंस है या उनकी एक्सेस हुई है, तो उससे ये लगता है कि उनकी पहुंच है, जिस तरीके से हालात वाक़यात डेवलप हो रहे हैं। लेकिन स्पेशली जब टाइमिंग्स हम देखते हैं जो पाकिस्तान के अंदर से देखें कि जो डेवलपमेंट्स हमने रिसेंट पास में देखी हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की जो एक जियो स्ट्रेटजिक प्रोफाइल बढ़ गया था, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, पाकिस्तान एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी है खत्ते में। और फिर अब देखें दुनिया भर से डिग्निटरीज दे आर विजिटिंग पाकिस्तान। काज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए, उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान में थे जब ये वाक़या हुआ। और इसके साथ देखें कि मिलिट्री लीडरशिप भी पाकिस्तान का विज़िट कर रही, तो पाकिस्तान की एक वो वैल्यू बढ़ गई है। और इसके साथ साथ देखें कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से बलूचिस्तान में काउंटर टेरर ऑपरेशन किया, 216 दहशतगर्द मारे गए हैं, तो एक साइजेबल ह्यूज से है दहशतगर्दों की एक स्ट्रेंथ थी, तो वो भी एक सेटबैक था उनको वहाँ से मिला। और इसके अलावा आपने एक स्टैंड लिया, जब आपने क्रिकेट पॉलिसी के ऊपर आपने एक बड़ा मजबूत स्टैंड लिया और मजबूती से आप खड़े रहें, उससे भी बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। फिर बसंत फेस्टिवल भी आप देखें जिस जोश व खरोश से इसका ऑर्गेनाइज किया गया, लोगों में एक जज्बा था, बाहर से लोग आ रहे थे, तो पाकिस्तान के अंदर एक समझ लिया खुशी का माहौल उसमें था। तो वो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे फिर आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ रही थी, इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, पाकिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स की बात हो रही थी। सो आपके दुश्मन जो है वो नहीं चाहते पाकिस्तान में यहाँ डेवलपमेंट हो, स्टेबिलिटी हो। और आप देखें ये वो तमाम मकासद थे, वो चाहते थे इसको डी रेल करे। तो देयर फॉर जो हैंडलर्स बैठे हुए थे, और देखें तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना कि किसने सोचा होगा। देखें कि इंडिया क्लेम कर रहा है ना कि ऑपरेशन जो सिंदूर का 2.0 ये जारी है। सो देयरफॉर अब मोदी साहब ने भी बात की, बहुत सारे उनके लोग कह रहे हैं कि हम ये जो वहाँ पे कर रहे हैं, सो ये है कि अफगानिस्तान से सारा कुछ ताने बाने जाके मिलते हैं। और फिर जो दहशतगर्द जो था, जो ये सुसाइडर जो था, ये देखें कि इसके अफगानिस्तान की फ्रिक्वेंट ट्रेवल हिस्ट्री है, और ये लास्ट गया 5 महीने रह के आया था।
सो इंडोक्ट्रिनेशन वहाँ पे भी सारी तैयारियां मुकम्मल करके यहाँ पे आया। सो देखें कि बुनियादी मकसद तो उन्होंने आपको ये आप को कन्वे किया कि हम यहाँ भी पहुँच सकते हैं। लास्ट ईयर नवंबर में भी आपने देखा कचहरी में हमला हुआ था और सुसाइड हमला हो, उसमें भी शहादतें हुई थी। सो मकसद ये है, और उस मसूद वक्त साहब, क्लेम किया लास्ट ईयर कि भी जितने हमले हुए थे, चाहे वो एफसी हेडक्वार्टर्स का हो, चाहे वो इस्लामाबाद कचहरी का हो, जितने हमले थे उन सब में फितना अल खवारिज थे। वो उन सब का ताल्लुक अफगान सरजमीन से कहीं ना कहीं कोई गठजोड़ था और एट द एंड वो भारत के साथ जाके मिल रहा था। आपने बड़ी अच्छी बात की कि आज जब मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामजन है, आज जब पूरा मुल्क यूनाइटेड था, एक पेज पर था, एक शहर में फेस्टिविटी चल रही है, एक शहर में हम देख रहे हैं कि दूसरे ममालिक के सरबरा पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं, उज़्बेक सदर पाकिस्तान आए हुए थे, MOUs हो रहे हैं, ट्रेड मुआहिदे हो रहे हैं, फिर माइंस एंड मिनरल्स पर बात हो रही है, एक्सप्लोरेशन पर बात हो रही है। पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत को ये हज़म नहीं हुआ। अपने सहूलतकार अफ़गानिस्तान में बिठा के प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को एक दफ़ा फिर से हम देख रहे हैं कि लहर हाइक हो रही है, वेव आ रही है। मुस्तकिल बुनियादों पर क्या इक़दाम किए जा सकते हैं सर? देखें कि इसका वे फॉरवर्ड तो ये है कि हमें एक तो अफगानिस्तान बेस ऑफ ऑपरेशन है, एपिक सेंटर है, उसमें कोई शक नहीं है। अब इंडिया अभी फुली दोबारा आके बैठ गया है। सो इनका एक नेक्सिस से तीसरा ट्राइका है, अभी इसराइल भी आ गया है। अब तीनों मिल के कर रहे, इसके सबूत भी है। उनके एक बड़े हिस्टोरियन है इसराइल के, हायम, उन्होंने किताबें भी लिखते हैं, फिल्म मेकर, उन्होंने कहा कि इसराइल जो BLA को सपोर्ट कर रहा है, अब वो खुद कह रहे हैं। सो देर हो देखें, एक बलूचिस्तान स्टडी सेंटर भी बन गया है, थिंक टैंक वाशिंगटन में, वो भी इजरायली बेस्ड है। सो उससे एक ट्राइका है जो चाहते हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, तो वो है, कंफर्म है कि वो सोर्स वहाँ पे है। दिस इज वन थिंग। सो हमें तो एक तो जाना चाहिए सोर्स, काइनेटिकली हमें उनके टारगेट्स पे जाना चाहिए जहाँ से ये दहशतगर्दी आ रही है। दैट इज वन थिंग। सेकंड, हमें लीडरशिप के पीछे जाना चाहिए, जो सारे जो फैसिलिटेट करते हैं, जो हैंडलर्स के कहने पे ये अपने लोगों को बता के ये काम करवाते हैं। फिर फंडिंग का जो इनका है, देखिए मेजर पैसा जो आ रहा है, फितनुल ख्वारिज के एक रिपोर्ट के मुताबिक $60 मिलियन है एनुअल जो उनका सालाना बजट है। सो पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई पैसा तो दे रहा है ना, डॉलर्स आ रहे हैं ना तकसीम हो रहे हैं। तो वो जो नूर वली महसूद इज गेटिंग $43,000 पर मंथ, तो वो पैसे कहाँ से आ रहा है? अफगानिस्तान, इंडिया दे रहा है, यूरोप से आ रहा है, मिडिल ईस्ट से आ रहा है, पैसे तो बहुत सारे जगहों से आ रहा है। तो उनके पीछे जाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए जो जहन साजी कर रहे हैं, इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है, क्या है वो किसी मदरसे में हो रही है या अफगानिस्तान में हो रही है, स्कूल में हो रही है, या BYC बलूचिस्तान सोकर यकजहती काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हो रही है, क्यों वह लोग को इस तरह तैयार कर रहे हैं? तो हमें इस तरह अकॉर्डिंगली अपने भी जो काउंटर नैरेटिव है मज़ीद मजबूत करके हमें पेश करना होगा। और लेकिन एट द सेम टाइम हमें कोई मर्सी तो बिल्कुल नहीं करेंगे जिस तरीके से हमने बलूचिस्तान में किया है, लेकिन ये है कि एपिक सेंटर अफगानिस्तान है। तो मेरे ख्याल में इस हाई टाइम कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से, ख़ासतौर पर अमेरिका की तरफ से एक प्रेशर जाना चाहिए। अगर वहाँ से अभी भी जो कुछ मदद आ रही है तो वो बिल्कुल फ़ौरन बंद होनी चाहिए। जो उनको NGOs को पैसा आ रहा है वो बंद होना चाहिए। और फिर इसके बाद वहाँ से थ्रेट आना चाहिए। जो अमेरिकन वेपन्स वहाँ पे हैं, जो $7.2 बिलियन, अमेरिका का अब इसमें क्या इंटरेस्ट? अमेरिका का जब तक इंटरेस्ट था तो हमने देखा वो अफगानिस्तान में बैठे भी रहे, लेकिन जिस तरह से अब्रप्टली अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज ने इनखला किया, अपने हथियार छोड़कर गए, अपना साजो सामान छोड़कर गए, फिर जहाँ वो गवर्नमेंट आई, एक गवर्नमेंट आने का भी प्रोसेस होता है, लेकिन वो दोहा में मुज़ाकरात हुए, फिर यहाँ पर तालिबान की हुकूमत बन गई। हमने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत कोशिश की बात करने की कि समझाया जाए, और हमारा सिर्फ एक मुतालबा था, जब मुज़ाकरात भी अभी रिसेंटली हो रहे थे अफ़गानिस्तान की हुकूमत से, तो ये बात की जा रही थी कि आप अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना होने दें। लेकिन यहाँ पर आप देखें, आप खुद बता रहे हैं कि इस दहशतगर्द ने, इस खुदकुश हमलावर ने कहाँ ट्रेनिंग हासिल की, कितने अरसे अफगानिस्तान में रहा, लेकिन अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। काइनेटिक अप्रोच है, लेकिन नॉन काइनेटिक अप्रोच क्या हो सकती है मसूद साहब? नॉन काइनेटिक हमने ऑलरेडी इन प्लेस किया है। हमने अपने जो बॉर्डर्स के बंद कर दिए थे, उसके बाद से हमने इम्प्रूवमेंट तो देखी ना। उससे आप देखें, आपके दहशतगर्द हमले कम हुए हैं, फर्टिलिटीज़ में कमी आई है, तो एक पॉजिटिव स्टेप था। सो अभी रीजनल अप्रोच भी आपने आपने अडॉप्ट की है। आपने SCO के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, मास्को फॉर्मेट भी यूज़ किया, रीजनल अप्रोच पे भी गए हैं।
और फिर देखें कि आपने चाइनीज़ ने कोशिश की, ट्राइलेटरल लेवल पे बात की है, 4 ममालिक ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड लाइन्स पे भी बातचीत की है। लेकिन देखें कि अफगानिस्तान तो अब एक प्रॉक्सी बन गया इंडिया का। अब वो अभी वो एडमेंट है कि आपको पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना। ये हमें मानने चाहिए कि 2 मुल्क है दुनिया में, एक इंडिया है, एक अफगानिस्तान है, जिन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है। दे नेवर रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एज ए इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट। सो अफगानिस्तान जो सो कॉल इस्लाम के नाम पे जो आए हैं, वो एक हिंदुत्व रिपब्लिक के साथ मिल गए पाकिस्तान के अगेंस्ट। जी अफगानिस्तान से हमें खैर नहीं है। और फिर देखें अमेरिका का क्यों इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आप देखें जिस अलकायदा के लिए उन्होंने 9/11 के बाद हमले किए थे, आज अलकायदा दोबारा मजबूत हो गई, नेक्सस है, अलकायदा है, अफगान तालिबान रजीम है और टीटीपी के आपस में ये एक नेक्सस बन चुका है। वो ड्रग रूट्स को कंट्रोल अलकायदा कर रही है, गोल्ड माइनिंग को वो वहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, और इस्लामिक स्टेट वहाँ पे मजबूत हो गई है। और वहाँ तो देखें देयर इज ए और बहुत सारे दहशतगर्द तंजीमें हैं। अभी आप देखें रिसेंट जो रिपोर्ट्स आई हैं, 41 कंट्रीज ने दुनिया में ये कहा है, उन ममालिक में स्लीपर सेल्स हैं, अफगान स्लीपर सेल्स हैं लिंक विद द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन अफगानिस्तान। यूरोप ने लास्ट ईयर उन्होंने एक साल में 92 थ्रेड अलर्ट जारी किए हैं, रेडिकलाइज जो अफगान रिलेटेड जो थ्रेट्स थे वहाँ पे। खाली जर्मनी ने 118 थ्रेड अलर्ट जारी किए हैं अफगान रेडिकलाइजेशन बिल्कुल के। आपने सही आपने कहा। और रिसेंटली देखा ना। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक थी कि ये जो दीन के नाम पर तालिबान हुकूमत बना के बैठे हैं, ये सिर्फ अपने मजमूम मकासद इस्तेमाल के लिए वो कर रहे हैं अपने इस हुकूमत को, अपने इस इख्तियार को। बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा की बात निकाला। और ये जो भारत अफगानिस्तान और टेरर का जो नेक्सस है, आज ये पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो दीन की बात करते हैं, इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई दीन, कोई मजहब नहीं सिखाता कि मासूम निहत्ते बच्चों को मसाजिद में जाके शहीद करना है। कोई दीन नहीं सिखाता कि मासूम शहरियों को उनकी इबादत गाहों में जाके शहीद करना, उन पर हमले करने। इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए इनको फितना अल खवारिज कहा जाता है। अच्छा, कल हम देख रहे थे सारे इशू पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी बात की, और वो कहते हैं पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पुष्टपनाही अफगान हुकूमत कर रही है, और हमें ये पैगाम दिया कि हमारे तमाम इलाका के इनकी सब में ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, और वही कहते हैं पाकिस्तानी हुकूमत और अफवाज इसका भरपूर जवाब देंगे। फिर कहते हैं भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद जो है अब प्रॉक्सी वॉर की तरफ आ गया है, क्योंकि भारत हमसे मैदान में आकर तो लड़ नहीं सकता, फ़ज़ाओं में आकर लड़ नहीं सकता, तो भारत अब इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। और भारत के तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने हैं जो सब जानते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे थे, आपको सुनवा। ये 1.5-2 साल कबल जो है गया था अफगानिस्तान, और फिर अफगानिस्तान से वापस आ गया, और ये आके डिफरेंट जगहों पे रहता रहा है। अब तक जो था ये नौशहरे में था, उसके रिश्तेदार वगैरह वो पेशावर में मौजूद हैं, वो भी ट्रैक हो चुके हुए हैं। ये हम बिल्कुल इसके करीब पहुंच चुके हुए हैं। एक्सट्रीम व्यूज हैं, सेल्फी व्यूज हैं, ये उनको में इसका बिलीव है, लेकिन उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, उससे इसको ये कन्वर्ट किया गया है सुसाइड बॉम्ब। फिलहाल तो ये अकेला था, लेट्स सी, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई हुई है। साथ ही साथ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि मासूम नमाजियों पर हमले करने वाले खारजी सफाक दरिंदे हैं। दहशतगर्दी करने वालों को गैर मुल्की पुष्पनाही हासिल है। दुश्मन पाकिस्तान अमन और तरक्की को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। कौम उनके खिलाफ मुत्तहिद है। और सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के तरबियती कैंप मौजूद हैं, और कलअदम BLA, कलअदम TTP को भारत से फंडिंग हो रही है। पूरी दुनिया में ये जलील होने के बाद भारत ने हिकमत अमली अपनाई है। तो ये ज़रा जान लेते हैं, क्योंकि हम साथ आप ये तो आपने देखा कि हमारे जो गुजरा हैं वो इस बात को रीइटरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से नेक्सस है अफगानिस्तान का और भारत का। लेकिन थोड़ा हमें वर्ल्ड रिएक्शन पर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान, रूस, चीन, तुर्की और अफगानिस्तान समेत मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, उन्होंने इस्लामाबाद इस खुदकुश हमले की मजम्मत की है, और दहशतगर्दी के खिलाफ, शिद्दत पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान से इजहार यकजहती किया है। अमरीकी नाज़िम उमूर नेटली बैकर, उन्होंने कहा है कि शहरियों और इबादत गाहों पर दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है, और अमरीका अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखे। और इसी तरह से चीनी सिफारत खाने के तर्जुमान ने कहा कि मुश्किल घड़ी में अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। तुर्की ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान करते हैं। और अफगान वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मस्जिद का तक़द्दुस पामाल करने और शहरियों को निशाना बनाने की
सख्त मजम्मत करते हैं। तो जनाब इस हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब। बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी की पुष्टपनाही अफगान हुकूमत कर रही है, और ये बात हम भी जानते हैं कि अफगान, भारत और टेररिज्म का एक नेक्सस है। आलमी जरीदे इस बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन जो तंजीमें हैं वो इस बारे में बात कर रही हैं, और हम डे वन से ही बात कर रहे हैं। इस मसले का मुस्तकिल हल आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि अफगान सरजमीन से मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और भारत अपने ओछे हथकंडों यानी कि अपनी प्रॉक्सी वॉर के ऊपर उतरा हुआ है। थैंक यू साइमन सदफ। आई थिंक उस दिन भी डिस्कस हो रहा था कि अभी जो दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई है डिसाइसिव फेज में आ गई है, और दिल्ली में और काबुल में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन है। दैट्स वाई आपने देखा कि डेस्परेशन में अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हालिया हमले हों जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया, या ये जो आई थिंक हीनियस एक्ट था, ये एक मजहबी इबादतगाह है, मां बारगाह है, मस्जिद में धमाका किया गया। और उसके बाद आप देखें कि मुनाफिकत की इंतहा है कि कंडमनेशन जो है काबुल से भी आ रही है। तो आई थिंक दैट इज वेयर दे आर। उनको अभी पता है जी कि अभी आई थिंक उनके गिर्द गहरा तंग किया जाएगा। बाकी रहा जो अगर ये रूट कॉज है जो हम आई थिंक सारे एग्री करते हैं, दिल्ली एंड काबुल, और काबुल रजीम आई नॉट ब्लेम द अफगान पीपल, बेसिकली इट्स द रजीम ऑफ तालिबान। तो उनके अगेंस्ट आई थिंक व्हाटएवर वी हैव, चाहे उसकी कैपेसिटी भारत से 5 गुना कम है, चाहे अफगानिस्तान से हमारी कैपेसिटी बेहतर है, आई थिंक हर डोमेन में देयर इज अ नीड फॉर रिस्पॉन्स। ये आई वुड इवन से कि दोवल की बड़ी पुरानी स्ट्रेटजी थी ऑफेंसिव डिफेंस की, वील हैव टू प्रोबब्ली अडॉप्ट दैट। और भारत की फॉल्ट लाइन आप देख लें, परसों से खबर आ रही है कि मणिपुर इज बर्निंग, और ऑलमोस्ट वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन है। साउथ इंडिया है, इंडियन पंजाब है, बड़ी कॉल्स हैं। और ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा जेन्युइन आई वुड से केस है कश्मीरियों का पाकिस्तान का। तो अभी इन तमाम आई थिंक फॉल्ट लाइन पे पाकिस्तान विल हैव टू हिट, और इट कुड बी काइनेटिक और नॉन काइनेटिक, जो भी है, डिप्लोमेटिक है, इकोनॉमिक है, इंफॉर्मेशनल है, मीडिया वॉर है। अभी मैं देख रहा था जो सोशल मीडिया डिस्कोर्स है उसमें 3 एंटिटीज आपको नजर आएंगी इसको एक्सप्लॉइट करते। एक डेफिनेटली अफगान सोशल मीडिया सेल्स हैं, आधे दिल्ली से ऑपरेट हो रहे हैं, इंडियन मीडिया सेल्स हैं, एंड देन कम्स यू नो सम ऑफ आवर ओन पीपल, एक पॉलिटिकल पार्टी के और बाहर इनके जो बड़े बड़े सो कॉल्ड डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, दे वर ट्राइंग टू ट्विस्ट इट। ये खुदा ना खासा इसका लिंक है विद यू नो 8 मई एंड ऑल दैट, सॉरी 8 फरवरी जो है। तो मेरे ख्याल में ये इसको भी रिवर्ट करने की जरूरत है। इट्स अ डिसाइसिव फाइट, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान की आवाम जीतेगी, बट वी हैव टू गो ऑन द ऑफेंसिव नाउ। वकार साहब एक चीज़ बताइएगा, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के तरबियती कैंप्स हैं, ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते तो पाकिस्तान को बता दें कि क्या करना है। आप मुझे बताएं, वहाँ से कंडेमेशन भी हो रही है लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, डिनाइल है। जब मुज़ाकरात भी हो रहे थे तब भी डिफरेंट फैक्टर्स थे जिन्होंने मजबूर किया हुआ था अफगान गवर्नमेंट को कोई भी फैसला लेने को। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है जिसमें खुद भी अफगान गवर्नमेंट कंडेम कर रही है, आप नहीं समझते कि अब इसकी अप्रोच डिफरेंट पाकिस्तान को अपनानी चाहिए टुवर्ड्स अफगानिस्तान? क्या होना क्या चाहिए? आई थिंक जितने भी अवेलेबल हैं आपके पास टूल्स को इस्तेमाल करना चाहिए। तुर्किया में भी आई थिंक बहुत ज़्यादा कंडमनेशन भी, उन्होंने मॉरल सपोर्ट भी दी पाकिस्तान को। आई थिंक 5 को यौम कश्मीर था और अली शाहीन साहब आए हुए थे, उनके एक सेनेटर हैं, और उन्होंने आई थिंक कश्मीर के लिए भी सपोर्ट पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट टेररिज्म जो फाइट है। यहाँ पे ये भी आई थिंक है कि शायद डाउन साइजिंग कर रहे हैं अफगान सफारत जो खाना है, बिकॉज दे वर फ्रस्ट्रेटेड कि डिस्पाइट के एक भाई ने कोशिश की कि मुज़ाकरात और हल निकले, लेकिन इतनी आई वुड से एरोगेंस है। और यही यहाँ पे अफगान डायस्पोरा कहता है कि जो तालिबान रजीम जिसको मैं ख्वारिज रजीम कहता हूँ बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, बट दैट्स ऑल्सो आई थिंक देयर नेमेसिस। इसी एरोगेंस की वजह से दे आर नो बेसिकली आइसोलेटेड। ईरान इनसे बात भी करना चाहता है। सेंट्रल एशिया में आपको पता है जो ताजिकिस्तान के साथ हो रहा है, चाइनीज इंजीनियर को मारा जाता है। दे थिंक प्रॉब्ली भारत की मनी या पैसा लेके दे के नो डिस्टेबलाइज और कंसेशन ड्रॉ करेंगे। आई थिंक ये होगा नहीं। आई फील कि इस रजीम का भी शायद ये लास्ट ईयर ही है, और अगर इसी तरह ये चलते हैं तो इट विल कोलैप्स। बाकी वील हैव टू फाइट इट आउट, उसमें हमारी अपनी लड़ाई भी है और पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान सक्सीड करेगा। बस ये है कि अभी आपने फोकस रहना है और इंडिया एंड काबुल, और इस पे व्हाटएवर मींस वी हैव वील हैव टू फाइट इट आउट। और ब्रिगेडियर साहब एक और बात ये कि हम जब बात करते हैं कि अफगानिस्तान से
सरजमीन इसका इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए, प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर रहा है भारत अफगानिस्तान के थ्रू, तो अफगानिस्तान के पास भारत की पुष्टपनाही है और अमरीकी असलहा मौजूद है। ऐसे में कितना ज़रूरी है कि पूरा पाकिस्तान एक पेज पर हो, तमाम सियासी जमातें, तमाम ग्रुप्स, तमाम कम्युनिटीज़ एक पेज पर हों, एक ही टेबल पर मौजूद हों और मिलकर दहशतगर्दी का सामना करें, दहशतगर्दी की जंग को लड़ें। आई थिंक बहुत ज़रूरी, हम देखें बलूचिस्तान में इसका बड़ा अच्छा डिस्प्ले था और उसका बड़ा इम्पैक्ट आया। अभी भी आप देखें कि आई थिंक जो कल का और आज का ऑपरेशन चल रहा है खैबर में, उसमें बेशुमार दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो जो ओनरशिप होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी का सोशल मीडिया देखें, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। डॉक्टर उम्मीद भी ज़्यादा ऐसे लोग दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सस्पिशन, और वजह क्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हों कि सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए यू वांट टू डैमेज पाकिस्तान। आप इनका नैरेटिव देखें, ये रेजोनेट्स, ऐसे लगता है कि दिल्ली, काबुल और जो बाहर इनके सो कॉल्ड आई वुड से इनका एक ग्रुप है अंडर जबरान इलियास, कि शायद एक ही टेबल पे बैठ के दे आर जनरेटिंग नैरेटिव। सो आई थिंक उसके अंदर बहुत जरूरी यकजहती भी हो। आई एम श्योर अभी चीफ मिनिस्टर केपी जो है, उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, उनको ब्रीफ भी किया गया है, एंड इट्स गुड थिंग। ही शुड एक्चुअली लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप देखेंगे बड़ा, बिकॉज केपी इज द फ्रंट लाइन ख्वारिज के अगेंस्ट, ख्वारिज के अगेंस्ट सबसे बड़ा फ्रंट लाइन ये, तो वी हैव टू आई थिंक टेक, और आई एम श्योर इंशाल्लाह ताला चीजें बेहतर होगी और पूरी कौम मिलकर लड़ेगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वक़ार साहब हमारे साथ थे, और ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है, हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ी, कुर्बानियाँ भी दी, और आज तक आप ये देखें हमारे मासूम शहरी भी, हमारे पाक फ़ौज के जवान भी, हमारी पुलिस भी, हर कोई चौकन्ना भी है। और इस वक्त हम देख रहे हैं दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद, उनका सिलसिला जारी है, लेकिन इंशाअल्लाह इनको शिकस्त मिलेगी, इनको इबरतनाक शिकस्त मिलेगी। और अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ अब किसी से ढका छुपा नहीं है। ये जो इंटरनेशनल आवाज़ें आ रही हैं ना, ये इस बात की कमाजी करती हैं कि वहाँ भी ये रियलाइजेशन है कि किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों के लिए एक बड़ी पनागाह बनी हुई। और हम दुआगो हैं कि अल्लाह शहीदों के दर्जात बुलंद फरमाए और सोगवारान को सब्र जमील अता फरमाए। वक्त एक ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। और कराची के हवाले से बात करेंगे। रात गए तशवीशनाक, वहाँ से जब खबर आई कि कराची में लांडी का जो इलाका है, वहाँ का जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वहाँ आग लग गई है। और उसके बाद जो मनाजिर हमें देखने को मिले कि किस तरीके से आग बिल्डिंग में तेज़ी से फैल रही थी, शिद्दत इख्तियार कर रही थी, करीबी गोदाम तक फैल गई थी। लेकिन फिर वहाँ पर हमने देखा कि फायर ब्रिगेड का हुकाम पहुँचा, तीसरे दर्जे की इस आग का डिक्लेयर किया गया, और आई थिंक उसके बाद इस आग पर अल्लाह का शुक्र है कि आग पर बर वक्त काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आप ये देखें कि इस तमाम तर जो वाक़या था, इसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियाँ थी, बाउजर्स थे, 2 स्नार्कल्स ने हिस्सा लिया था, रेंजर्स एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक रहे। चीफ फायर ऑफिसर ये बताते हैं कि आग ने पहले प्लास्टिक की फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया, उसके बाद फिर आग फैलती गई, फैलती जूतों के गोदाम में फैल गई। शोला तीसरी फैक्ट्री की जानिब बढ़ा और फिर वहाँ से वो तीसरी फैक्ट्री की जानिब बढ़ी थी आग, लेकिन फिर आग पर बर वक्त काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मलीर समीउल्लाह शेख के मुताबिक आग लगने के फ़ौरन बाद तमाम फैक्ट्रियों को इवैक्यूएट करवा लिया गया, खाली करवा लिया गया, जिसके बायस किसी जानी नुकसान, अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान का हम देख रहे हैं कि कोई खबर नहीं आई। लेकिन ज़ाहिर है ये क्यों लगी, क्या वजह थी, इस वक्त क्या हाल है। हमारे नुमाइंदे अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अफजल ज़रा हमें बताइएगा, अभी तो ज़ाहिर है मज़ीद इस हवाले से तहकीकात होंगी, फिर बताया जाएगा, लेकिन इनिशियली इब्तदाई तहकीकात क्या बता रही है, और इस वक्त आग मुकम्मल तौर पे बुझा ली गई है, कूलिंग का प्रोसेस इस वक्त जारी है? जी देखिए, इब्तदाई तौर पर यही बताया गया है कि आग बिजली की शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी, लेकिन हतमी तौर पर पुलिस हुकाम को और फायर ब्रिगेड हुकाम को इस पर तहकीकात करके ही बताना होगा। और उनका कहना है कि आग बुझाने का अमल मुकम्मल हो गया है, और कूलिंग का अमल जब मुकम्मल होगा उसके बाद फायर ब्रिगेड और दीगर इदारे मिलकर तहकीकात करेंगे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो फैक्ट्री है जिसके अंदर सबसे पहले आग लगी थी, और ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है, और इसके अंदर बड़ी मकदार में प्लास्टिक का खाम माल मौजूद था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ी। और उसके बाद इसके साथ ही एक पुराने कपड़ों और जूतों का गोदाम था, आग ने उसको भी अपनी लपेट में ले लिया। फिर जो तीसरी जो इमारत थी उसके अंदर एक फैक्ट्री कायम है, लेकिन वहाँ तक आग पहुँचने से पहले हिकमत अमली के तहत फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया था।
ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर मुख्तलिफ मुकामात पर देखा जा सकता है कि ये दीवारें भी तोड़ी गई हैं और ये दीवारें तोड़ने के नतीजे में ही जो है वो जल्द आग पर काबू पाया जा सका। गुज़िश्ता रोज़ लगभग 8:30 और 9 बजे के दरमियान शाम को यह आग लगी थी और उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई थी। फिर उसके बाद इसे तीसरे दर्जे की आग करार देते हुए शहर भर से फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां और स्नॉर्कल्स यहां पर भेजी गई और उन्होंने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड के साथ दिगर इदारे भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ थे। सबसे खुशाइन बात यह है कि इस आतिशज़दगी के नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, अलबत्ता लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए मालियत का जो खाम माल और दिगर अशिया थी वो इसके अंदर जल गई हैं। और अब यहाँ पर जो कूलिंग का अमल है वो जारी है और कूलिंग के अमल के दौरान भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, फायर फाइटर्स और दिगर इमदादी टीमें यहाँ पर मौजूद थी ताकि जल्द से जल्द कूलिंग का अमल मुकम्मल किया जा सके और जो माल इसके अंदर अगर कहीं मौजूद है तो उसको महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। गुज़िश्ता शाम जब यह आग लगी थी तो उसके बाद रेस्क्यू इदारों के साथ दिगर इदारे भी मुसलसल काम करते रहे और उनकी कोशिश ये थी कि ना सिर्फ बिल्डिंग को खाली कराने के बाद जो अंदर सामान मौजूद है उसको भी बचाया जा सके और बड़ी तादाद में माल को बचाया भी गया। बताइएगा, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि शुक्र है जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है, लेकिन माली नुकसान के हवाले से कोई इतलात हैं? जी बिल्कुल साइम, माली नुकसान के बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर प्लास्टिक के गोदाम में बड़ी मिकदार में जो है वो ख़ाम माल मौजूद था। उसके अलावा जो साथ में गोदाम था जहां पर पुराने कपड़े और जूते थे वो भी एक बड़ा स्टॉक वहां पर मौजूद था। तो इब्तिदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो इसके अंदर जला है। अलबत्ता कुछ सामान जो है वो गुज़िश्ता रोज़ बचाया भी गया है और अब जबकि आग पर काबू पा लिया गया है तो कूलिंग के अमल के दौरान भी हमने देखा कि बिल्डिंग के मुख्तलिफ मुकामात से सामान को निकाल के अफजल हमें डिटेल बता रहे थे और सारी सूरत हाल के हवाले से ज़ाहिर है इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। इसके बाद ही मज़ीद तहकीकात होंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं खान साहब, उनसे बात करेंगे। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा आप हमें डिटेल बताएंगे, आग पर तो काबू पा लिया गया है, कूलिंग का प्रोसेस कितना टाइम लेगा और कहीं खुदा न खास्ता आग दोबारा से शुरू होने का कोई खदशा तो नहीं है? ये तकरीबन कल 8 रात को 40 मिनट पे आग लगी थी और जब यहाँ पर हम आए तो दोनों फैक्ट्री में शोले जो है वो बाहर थे विंडो से और काफ़ी ज़्यादा शिद्दत थी, जिससे इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों को भी काफ़ी खतरात पेश आए। ताहम ये है कि अल्लाह का शुक्र है बर वक्त जो है हमने शहर भर से 12 फायर टेंडर, 2 बाउजर और 3 स्नार्कल यहाँ पर डिप्लॉय की और फायर फाइटिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो पहली हमारी जो फैक्ट्री थी जिसके अंदर फाइबर था और पॉलिस्टर था उसको मुकम्मल बुझा दिया है। कूलिंग का भी मराइल मुकम्मल हो गया है। हुमायूं साहब ज़रा बताइएगा कि जाहिर सी बात हम जानते हैं कि इब्तिदाई तहकीकात, इब्तिदाई मालूमात होंगी आपके पास भी, लेकिन आग लगने की वजह क्या थी? शॉर्ट सर्किट थी या कोई केमिकल शामिल होने का शुबा भी है? मैं ये बता रहा हूँ ताहम ये कि जो दूसरी फैक्ट्री है जिसमें शूज़ हैं इसमें अभी कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है, जो तकरीबन ये है कि तकरीबन मेरे अंदाजे से 24 घंटे ही चलेगा, क्योंकि इसके अंदर रुई की गांठें भी हैं और ये काफ़ी तादाद में जो है ना शूज़ जो हैं इसमें स्टॉक हुए हैं। तो ये तकरीबन 24 आवर्स से ये लेगा भी। अच्छा, और हुमायूं साहब एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि हम जानते हैं लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फायर फाइटिंग के वसाइल मौजूद हैं, क्या उनको भी इस्तेमाल किया गया? टोटल कितनी फायर ब्रिगेड ने हिस्सा लिया और कितना इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा? मैंने बताया आपको कि 12 फायर टेंडर थे, 2 बाउजर, 3 स्नार्कल थे और यहाँ पर भरपूर जो पानी का हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो वाटर बोट के टैंकर्स हैं जिन्होंने हमें भरपूर बैकअप दिए और यही वजह है कि जिसकी वजह से बर वक्त आग को कंट्रोल करने में हमें कामयाबी मिली है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ हुमायूं साहब, जो लांडी प्रोसेसिंग जोन का अपना फायर फाइटिंग सिस्टम है वो मददगार साबित हुआ है सूरत हाल में? ये अब तमाम जब ये फायर फाइटिंग कंप्लीट होगी
हमने यहाँ पर जो जितना भी पानी हमें मिला है वो सब वाटर बोर्ड के टैंकर से मिला है ना, तो बाद ये ऑडिट होगा, पता चलेगा कि इनके हाइड्रेंट हैं या फायर फाइटिंग सिस्टम है नहीं है, वो तमाम चीजें बात की हैं। ये ऑडिट होने के बाद अब क्या पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं मौजूद थे और हमें लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में जो आग लगी थी इसमें काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जाए तो इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। तो वक्त हमारे पास ब्रेक का हुआ है, सदफ हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, और हम बाखबर सवेरा कर रहे हैं और आप बाखबर सवेरा देख रहे हैं और हम खेल के मैदान से खबरें शामिल ना करें, ऐसे कैसे? अच्छा, एक्चुअली आपको तो सब पता है कि ये जो वर्ल्ड कप T20 होने जा रहा है, क्योंकि आज 7 फैब है और 7 फैब से बाकायदा इसका आगाज़ हो रहा है। इससे पहले पाकिस्तान ने अपना वार्म अप मैच कोलंबो में खेला। ये आपको एक बात हम याद दिला दें कि पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, आपको पता होगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली बांग्लादेश के बाद हुआ है, तो अभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ है कि क्या होगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच का। लेकिन आज का जो शेड्यूल है ज़रा वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज से T20 वर्ल्ड कप का इफ्तिताह कुछ देर बाद होगा और हम देखेंगे कोलंबो में आज इसका इफ्तिताह होगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान ये मैच खेला जाएगा, जिसके साथ क्रिकेट की फिर कहते हैं ना, ये जो T20 वर्ल्ड कप की एक जो जंग है इसका मुकाबला शुरू हो जाएगा। और शायकीन क्रिकेट जो हैं वो एक बार फिर से आई थिंक फॉर्मेट है ना T20 का साइन, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यस, एंड शायकीन क्रिकेट हम देखते हैं कि बहुत पुरजोश हैं और T20 वर्ल्ड कप का बेसब्री से इंतज़ार भी कर रहे थे। आज इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। T20 वर्ल्ड कप इब्तिदा ही से आपको पता है कि एक तनाज़े का शिकार था बिकॉज ऑफ भारत। ऑब्वियसली भारत हर अच्छी चीज़ में रंग में भंग डालता है, तो भारत की सियासी मुदाखलत, ICC की कमज़ोरी और रुकन ममालिक की खामोशी के बायस जो बांग्लादेश वाला इशू चल रहा था उसका कोई फाइनल वो मसला सॉर्ट आउट नहीं हुआ। पाकिस्तान ने इस बदउनवानी के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाते हुए भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद टूर्नामेंट के रंग फीके पड़ गए हैं। पाकिस्तान अपना इंडिया के साथ जो 15 फरवरी को मैच था वो नहीं खेलेगा, सिंस बांग्लादेश इज़ नॉट प्लेइंग, स्कॉटलैंड इज़ प्लेइंग इंस्टेड ऑफ बांग्लादेश। पाकिस्तानी टीम के कप्तान सलमान आगा ने टूर्नामेंट में अच्छे आगाज़ के लिए उम्मीद का इजहार भी किया। ज़रा हम बात कर लेते हैं कि इंडियन कैप्टन इस सारी सूरत हाल में क्या कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब इंडिया से भी हमने देखा उन्हें तकलीफ बहुत हुई कि पाकिस्तान ये फैसला कैसे ले सकता है कि हमारे साथ मैच नहीं खेलेगा। लेकिन सुन लेते हैं इंडियन कैप्टन क्या कह रहे हैं। अभी हमने तो मना नहीं किया खेलने के लिए, उधर से आया है मनाई। ICC ने फिक्सचर दिया है, BCCI ने और गवर्नमेंट ने न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया है ICC के साथ खेलने के लिए। हमारी तो फ्लाइट बुक है भाई कोलंबो की, तो हम तो जा रहे हैं, बाकी दो देख लीजिए। तो जनाब नुमाइंदे खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। शाहिद हाशमी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कोलंबो में मौजूद हैं, बताइएगा इस वक्त आवाम में क्या जोश व जज्बा देख रहे हैं? क्रिकेट के दीवाने बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, घंटे गिन रहे हैं कि कब पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच शुरू होगा। बिल्कुल साइम, आपको पता होना चाहिए कि मैं कोलंबो में हूँ और SSC क्रिकेट ग्राउंड के बाहर हूँ और बड़े शायकीन आ रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत लोग आ रहे हैं। और चूंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत ही अच्छा फैसला किया कि इस मैच को फ्री कर दिया, तो तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद आ रही है। क्योंकि आपको पता है ना कि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, श्रीलंका हो, हमें मुफ्त की चीज़ में मुफ्त जो हाथ आए तो बुरा क्या है वाली गालिब की एक लाइन जो थी, तो मुफ्त जब मिलता है टिकट तो बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। पाकिस्तानी दुबई से, अबू धाबी से, कनाडा से, अमेरिका से काफ़ी बड़ी तादाद में आए हैं पाकिस्तान को बैक करने के लिए। और माहौल भी अच्छा है। सुबह सवेरे थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अब मौसम काफ़ी क्लियर है, काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई थी। अभी फिर थोड़ी देर में अब मौसम आबरालूद हो गया, लेकिन 2 बजे के बाद बारिश है। इससे पहले पाकिस्तान को ये दो पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए। 2 पॉइंट चाहिए। अच्छा शायद साहब, मुझे थोड़ा सा बताएं, भारतीय जो कैप्टन है वो तो कह रहे हैं मौके की तलाश में, बल्कि एक तरीके से बेबसी का इजहार कर रहे हैं। कह रहे हैं हम तो जाएंगे कोलंबो, पाकिस्तान ने तो कह दिया हम नहीं खेलेंगे इनके साथ, लेकिन ये कोलंबो पहुंचेंगे और कह रहे हैं अगर हमें मौका मिला तो हम मैच खेलेंगे। तो मतलब फ़र्ज़ करें पाकिस्तान ने जो डिसाइड किया है, ये मंजर आ जाता है, 15 फरवरी आ जाती है और हमारा जो डिसीजन है वो अटल है, अभी तक हम ये देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी बात मानेंगे तो हम इस पर गौर करेंगे। ये पहुंच जाएंगे ग्राउंड में, होगा क्या? शायद साहब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है? 100% आएंगे। अगर दोनों टीमें नहीं आएंगी तो दोनों टीमों ने समझो फोरफीट कर दिया मैच। आना तो पड़ेगा कोलंबो, और फ्लाइट के टिकट भी बुक है, होटल भी बुक है, इंडियंस के भी होटल बुक हैं बहुत सारे फैंस के, तो आना तो पड़ेगा। अगर दोनों टीमें नहीं आएंगी तो दोनों टीमों के पॉइंट कट जाएंगे।
और मैच की तरफ कुछ थोड़ी सी पेशरफ हुई है, बैकडोर डिप्लोमेसी हुई है, और मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान बार्गेन कर सकता है। पाकिस्तान के पास अच्छा स्टांस है, पाकिस्तान के पास हमेशा के लिए ये साबित करने के लिए एक पॉइंट मौजूद है कि अगर भारत और पाकिस्तान के मैच से क्लोज टू $250 मिलियन प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं, तो हमें सिर्फ पूरे साल में $34.5 मिलियन क्यों मिल रहे हैं? पाकिस्तान बार्गेन कर सकता है, पाकिस्तान नेगोशिएट कर सकता है कि हमें कम से कम 15 से 20 मिलियन डॉलर एनुअल हमारे बढ़ने चाहिए। जो 34.5 है उसको $50 मिलियन होना चाहिए। हमारी बातें सुननी चाहिए, हमारे बायलैटरल पर आईसीसी को गौर करना चाहिए। तो पाकिस्तान के पास अच्छी पोजीशन है शराइत मनवाने के लिए, और इंडिया को तो आना पड़ेगा, जाहिर है अगर वो नहीं आएंगे तो दोनों टीमों के 2-2 पॉइंट बच जाएंगे। लेकिन शाहिद साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे श्रीलंकन से खास शख्सियत को ये टास्क दिया गया था कि भाई बैकडोर जो है ना, डिप्लोमेटिक चैनल जो है अप्लाई जाए, क्रिकेट डिप्लोमेटिक चैनल, ये फिर आपको लगता है इंडिया जो है अब घुटने टेकने पे तो मजबूर हो गया, लेकिन ये हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है इनकी बेबसी। तो ये सारी गेम यही थी ना कि पाकिस्तान ने जब स्टांस लिया, फर्म स्टांस लिया, बाकी भी अब हम देख रहे हैं फॉरेन प्लेयर्स बोलना शुरू हो गए, बोर्ड तो खैर अभी नहीं बोले, लेकिन क्रिकेटर्स बोलना शुरू हो गए। तो भारत की तो उसमें बड़ी जगहसाई एक तरह से हो रही है। एक जगहसाई उनकी मई में हुई थी, एक जगहसाई उनकी क्रिकेट की ग्राउंड में हो रही है। बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है। अब अगर मेंबर बोर्ड अपनी बुजदिली छोड़ दें, वो जिन्होंने 14 के 14 ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट दिया था, बांग्लादेश के तकरीबन 12 जर्नलिस्ट को आईसीसी मजबूर हो गया एक्रीडिटेशन देने पर वर्ल्ड कप के, और 2-3 यहाँ कोलंबो में भी आए हैं। जाहिर है वो इंडिया नहीं जाएंगे, ज़्यादातर श्रीलंका आएंगे। तो पाकिस्तान ने बता दिया कि अगर आप खड़े होंगे तो आप उस फस्तायत के खिलाफ, उस डोमिनेशन के खिलाफ आप जाएंगे। इंडिया की टीम भी अच्छी है। अभी उन्होंने इस 1.5 साल में 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता, विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। जब इतनी कामयाबियां मिल रही हैं, इतनी अच्छी क्रिकेट हो रही है, पैसा है, पैशनेट फैंस है, तो फिर दूसरों को हकीर ना समझें। अगर आप दूसरों को हकीर समझेंगे, बार बार उनके साथ ज्यादती करेंगे, तो फिर खड़े होंगे लोग। अल्लाह करे बांग्लादेश पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान खड़ा हो, श्रीलंका खड़ा हो, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड भी खड़े हो। ये पैसे के पीछे भागते हैं, इनको करोड़ों डॉलर मिलते हैं कि इंडिया की टीम इंडिया टूर करती है। तो एक मुल्क खड़ा हुआ, 2 मुल्क खड़े हुए, तीसरा चौथा होगा। बिल्कुल सही है। भाई फिर वही बात है कि इंडिया ने इस पूरे जो कोड ऑफ कंडक्ट था उसकी तो धज्जियां उड़ाई, लेकिन जो स्पिरिट था इस गेम का, क्रिकेट का, उसको तो मैं कहता हूँ निस्तो नाबूद करके रख दिया, सियासत ज़्यादा कर दिया क्रिकेट को। कमिंग बैक टू द T20 वर्ल्ड कप, श्रीलंका में बारिशों का इम्कान है, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। मैं शाहिद साहब से पूछना चाह रही हूँ, शाहिद साहब ये जो इफ्तिताई तकरीब है, क्योंकि ज़ाहिर है बेसिकली तो भारत में होस्ट हो रहा था, लेकिन क्योंकि हमारे इवेंट श्रीलंका में होंगे, ये इफ्तिताई तकरीब कहाँ होनी है? देखिए, ज़्यादातर इफ्तिताई तकरीब का पार्ट तो बम्बई में होगा, जहाँ भारत का मैच है। भारत अपना मैच खेल रहा है अमेरिका के खिलाफ, तो जाहिर है उनकी हर चीज़ है, पैसा उनका है। और मैं सारी जज्बातियत में अपना माइक भी भूल गया था साइड पे रख के, तो मैंने माइक भी निकाल लिया है ताकि ARY की रिप्रेजेंटेशन हो जाए। वैसे तो मैं हूँ ही रिप्रेजेंटेटिव ARY का, लेकिन जाहिर है उनका पैसा है, उनकी तकरीब है, आईसीसी भी उनके आगे मजबूर है। तो वो जो सेरेमनी है वो तो वहीं होगी बम्बई में, और यहाँ पे छोटी मोटी होगी। 1-2 जहाज अभी गुजरे हैं, ऊपर से कुछ थोड़े बहुत रंग शंग फेंक देंगे, कुछ थोड़े बहुत हार शार पहना देंगे प्लेयरों को। तो असल तकरीब तो बॉम्बे में ही होनी है, ये तो एक समझे। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ये क्रेडिट मिल गया, ये एजाज़ मिल गया कि वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान की टीम खेल रही है। चलें जी, अब ज़रा मुझे मैं T20 के लिए ना अपडेट्स जानने के लिए बड़ा बेताब हूँ। बस मुझे एक चीज़ बता दें कि श्रीलंका में बारिशों का सीज़न है, पिचेस को देखते हुए आपको लगता है हमें स्पिनर्स पे डिपेंड करना चाहिए? एंड सेकेंडली, बाबर और फखर को रेस्ट देना चाहिए? देखिए, मुझे अजीब सी इत्तलात मिल रही है। कल मैंने पता किया था तो पिच पर 6 से 7 मिलीमीटर घास थी, थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा फास्ट बॉलर्स पर आज इन्हिसार करेगा। जो हॉलैंड के खिलाफ इतनी अच्छी हिकमत अमली नहीं होगी। लग यही रहा है कि 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, या 2 फास्ट बॉलर नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ। मेरे हिसाब से तो यूरोपीय टीमों के खिलाफ 5वें स्पिनर 3 साइम अयूब, शादाब, नवाज, अबरार और उस्मान तारिक को खिलाना चाहिए था, लेकिन लग नहीं रहा। और आज ऐसा भी लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है जैसे आप कह रहे हैं फखर और उस्मान खान नहीं होंगे, नाफे होंगे टीम में, और पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलर और 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ जा रहा है। थोड़ी सी हिकमत अमली मुझे डिफेंसिव लग रही है। आप पिच को इक्वेशन से निकाल दें, आप ये सोचें कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्पिनर है, तो आपको 5वें स्पिनर खिलाने चाहिए। सही है।
ठीक है, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया। शाहिद हाशमी हमारे साथ कोलंबो से और बात कर रहे थे। और आज पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच है, लेकिन मसला थोड़ा सा ये है, एक तो हम इंडिया से मैच नहीं खेल रहे हैं, दूसरा ये कि अगर आज खुदा न खास्ता बारिश हो जाती है तो फिर वो पॉइंट्स का मसला बड़ा बन यस सकता है। एग्जैक्टली। चलें जी, यहाँ पर हम फिर ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और हम ये देख रहे थे कि हमारी ओवरऑल जो एक पाकिस्तान ने स्टांस लिया अगेंस्ट भारत, और भारत की जो सियासत है, भारत की जो हरदर्मी है, भारत की जो बुलिंग है, ये फैसला कहीं जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमारी शाहिद साहब से बात हो रही थी, तो क्योंकि इंडियन कैप्टन कह रहे हैं हम तो जाएंगे कोलंबो, आपके ख्याल में ये मसला रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है? देखिए, बैकडोर डिप्लोमेसी क्या चल रही है ये तो कोई भी नहीं बता सकता। इस वक्त सब लगे हुए कि किसी तरह से पाकिस्तान को कन्विंस कर लें, पाकिस्तान को मना लें। कल भी इस पे बड़ी डिबेट हुई है, हम भी अपने हर लम्हा पुरजोश पे इस पे बहुत बात कर रहे थे कि ये लोग समझ नहीं रहे कि इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट। मैं तो आज भी सब जगह बैठ के ये कहता हूँ कि क्रिकेट की बात नहीं है। इंडियन टीम इस वक्त बहुत अच्छी है, उनका स्ट्रक्चर इतना शानदार है। कल वो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गए इतनी जबरदस्त तरीके से, इतने कन्विंसिंग अंदाज में, यानी कि अभी भी टीम अच्छी है और फ्यूचर भी बड़ा अच्छे हाथों में है। ये बात क्रिकेट की नहीं है, ये बात इनजस्टिस की है। हमेशा पाकिस्तान के साथ होता रहा था, हम तन्हा खड़े थे। अब जब बांग्लादेश के साथ हुआ है तो पाकिस्तान ने अपने लिए, बांग्लादेश के लिए आवाज उठाई है, और वो आवाज उठाई है कि ये ऐसा रवैया कैसे है आईसीसी का कि जो चीज इंडिया डिमांड करता है वो उसको फौरन मिल जाती है, बीसीसीआई डिमांड करता है उसको फौरन मिल जाती है। वही सेम चीज जब बांग्लादेश कह रहा है तो उनको इवेंट से बाहर ही कर दिया। तो इस पे आवाज उठाना और जरा सा आईसीसी को हिलाना, ये असल मकसद था। और अब तो वजीर आजम ने खुद कहा है कि हम खेल के मैदान में सियासत नहीं चाहते। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग टू डू, और जब ये बातें होंगी तो हमारी बहुत सारी बातें मानी जाएंगी, तभी ये पॉसिबल है। ये बात आपकी ठीक है कि हमारी तरफ से बातें मानी जाएंगी, बट वो बातें किस ग्राउंड पर मानी जाएंगी? ऑब्वियसली वी नो नजीब भाई के ब्रॉडकास्टर्स का बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं दोनों साइड से। तो पाकिस्तान के पास बार्गेन करने के लिए क्या ग्राउंड मौजूद है? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं कि आपने जो बांग्लादेश के साथ किया आप इसको एक्नॉलेज करें, उनकी कॉम्पनसेशन दें, आगे रवैये बेहतर हो। ये जो आई अंडरस्टैंड के हैंडशेक कोई रूल नहीं है, बट इट इज कॉमन कर्टेसी, बेसिक्स मैनर्स की बात होती है। इन चीजों को सॉल्व किया जाए, चीजें आगे बराबरी की बुनियाद पे हो। अगर जिस तरह से इंडिया चीजें डिमांड करता है, ऑब्वियसली दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, और जाहिर है जो पैसा लाता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। जैसे लोग कहते हैं ना कि 14-2 की वोटिंग से हार तो गए ना, जाहिर है कौन बात करेगा इंडिया के खिलाफ। उनके साथ क्रिकेट खेलने से ही आपके पैसे बनते हैं ज्यादा, तो वो ठीक है, उनका स्टेक नहीं है, लेकिन जिसके साथ हो रहा है वो तो आवाज उठाएगा ना। तो इन सारी चीजों पे बात करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली हमारा जो एनुअल शेयर मिलता है आईसीसी की तरफ से वो भी बढ़ाया जाए। यहाँ बात थी पाकिस्तान को अपनी पावर, अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने की। जो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत शानदार तरीके से पाकिस्तान का केस लड़ा और बार बार लड़ा, इस बार वो मौका था जहाँ बार्गेनिंग चिप्स हमारी साइड थी, और जहाँ अब हुकूमत भी पीसीबी के साथ खड़ी है। अच्छा नजीब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, आप आते हैं ज़रा मैच की तरफ और बात करते हैं। हमने बहुत तजर्बे कर लिए, ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश किया, बट स्टिल उसमें भी हमने देखा ख़ास तौर पे जो हमारे बैटर्स हैं, फ़खर को किस नंबर पे खिलाना है। बाबर पहले 4th नंबर पर आए, फिर ये तय हुआ कि जनाब इनको अगर 1st, 2nd, 3rd पोजीशन में लाया जाए तो ही कुछ गेम ये इनका बन सकता है। लेकिन अब ये तजर्बे आपके ख्याल में बंद हो जाने चाहिए? अब हमें पूरे एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाना चाहिए, इवन इफ इट्स अगेंस्ट नीदरलैंड। 100% पहले ही गलतियों की कोई गुंजाइश अब आपके पास बाकी नहीं है। अगर आप एक मैच फॉरफीट कर रहे हैं और ऊपर से आप श्रीलंका में खेल रहे हैं जहां आप हमेशा बारिश के रहमो करम पर रहेंगे, तो आपके पास गुंजाइश नहीं है गलती की। तो आपने हर चीज की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग बड़ी खूबसूरती से बनानी है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बनानी, चाहे वो फैंस ही क्यों ना हो। आपकी स्ट्रैटेजी जीत के लिए होनी चाहिए। जिस प्लेयर की टीम में जगह बनती है वो टीम में होगा, जिसकी जगह नहीं बनती वो नहीं होगा। कल सलमान अली आगा ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है। देखिए, ये चीज होती है जब कप्तान
एक ऐसा कप्तान जिसके बारे में ये मशहूर था कि वो T20 का प्लेयर ही नहीं कंसिडर किया जाता, उसने अपने आप को अडेप्ट किया, उसने सारी चीज़ों को बदला और उसके बाद वो जिस इंटेंट के साथ खेल रहा है उससे उसको पॉजिटिविटी मिली, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है और मैनेजमेंट को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो उन्होंने आके कल बड़े बोल्ड स्टेटमेंट दिए और उन्होंने कहा कि जो हमारे कॉम्बिनेशन में होगा वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज छोटा गेम होता है तो आप टीम में जाहिर है फिर नाफे को खिलाएंगे, कुछ प्लेयर्स को हो सकता है आपको ड्रॉप करना पड़े। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख के खेलेंगे। अगर टीम आ गई है सामने तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि अभी तक मुझे टीम नहीं दिखी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बता रहे थे हम सूरत हाल हमें अपडेट भी कर रहे थे। और आज का मैच देखना है कि जनाब किस करवट बैठेगा ये ऊंट। मौसम जो है वो भी कुछ खुशगवार, ज़्यादा ही खुशगवार नज़र आ रहा है हमें कोलंबो के अंदर, बट देखेंगे कि अब ये बारिश की वजह से मुतासर खुदा ना खास्ता कहीं ना हो जाए मैच। बट टॉस जीत के पाकिस्तान ने फील्डिंग का फैसला कर लिया है। तो जनाब मूविंग फॉरवर्ड, हम लाहौर में इस वक्त मौजूद है, जैसे कि आप हमारे अकब में भी देख सकते हैं कि मीनार पाकिस्तान है, वन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान, और भी बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लाहौर के अंदर। तो हम आपको सैर करवा रहे हैं लाहौर की। हम सेंट्रल एशिया का जो तारीखी शहर है पेशावर, वहाँ जो कहते हैं ना अपने दामन में सदियों के किस्से समेटे हुए हैं, तो आज उस शहर की कदीम गलियाँ एक बार फिर तारीखी शहर कहते हैं ना सुनहरी रंगों में से मुज़य्यन की जा रही हैं। तो क्योंकि हेरिटेज कहलाता है, बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो ख़ास तौर पे उस शहर का माजी ज़रूर जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से अदवार रहे, और वो हमें पता चलता है उसके हेरिटेज से। जैसे कि हमने मिसाल दी मीनार पाकिस्तान की, बड़ा इसकी एक तारीखी वैल्यू है, पाकिस्तान की क्रिएशन में इसका बड़ा एक इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस है। तो हम ज़रा आपको दिखाते हैं शहर पेशावर, वहाँ की क्या तारीखी विरसा। तारीखी शहर पेशावर, जिसकी गलियों में गंदहारा की खुशबू, मुगल अदवार की झलक, अंदरून शहर की दीवारों में सदियों की सरगोशियाँ गूंजती। यहाँ की तंग बलखाती गलियाँ किस्सा सुनाती हुई चलती हैं। इन तारीखी गलियों की अजमत रफ्ता ताज़ा करने का बेड़ा उठाया पेशावर के जवानों ने। अजीब किस्म की दीवारों पे बदहवासी थी, अजीब किस्म का एनवायरनमेंट था। वो इस तरह था कि कुछ ना कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि यार मैं अपने मेहमानों को कैसे यहाँ पे घुमाऊँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक स्टार्ट लेता हूँ पेशावर की गलियों को। वो रौनक बख्शते हैं, वो रोशनियाँ देते हैं, वो खूबसूरती देते हैं। अंदरून शहर के नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत इन तारीखी गलियों की यादों को ताज़ा करने के लिए पहला कदम उठाया है। पेशावर में जो है वो 100 साल पुराने घर मौजूद है। हम सबको दावत देते हैं कि आए हमारे साथ मिलके हमारी टीम का हिस्सा बने, ताकि हम इस तारीख को दोबारा से रंग दे सके। पेशावर के इन नौजवान बासियों ने तारीखी मोहल्ला चक्का गली से रंग और रोगन के काम का आगाज किया, और देखते ही देखते कई घरों की बालकोनियां, चौबारों और पुराने दरवाजों को एकदम रंगों की बारिश से फिर से निखार दिया। इन बलखाती गलियों के मकीनों ने अपने घरों की दरो दीवारों की इस मुहिम को खूब सराहते हुए कहा, ये माजी को इज्जत देने का बेहतरीन हुनर है, जिसे वो खुशामदेद कहते हैं। यहाँ के जवानों ने जो उनसे यहाँ रंग रोगन करा, गली को साफ किया है, अच्छा खिड़कियों को भी रंग कर रहे हैं। ये कोई सरकारी मुहिम नहीं, ना ही किसी तशहीर का हिस्सा है। ये पेशावर के बेटों की मोहब्बत है, जो अपने शहर को उसका खोया हुआ रंग और वकार लौटाने निकले हैं। ये सिर्फ दीवारों को रंगों से मुज़य्यन करना नहीं, बल्कि उम्मीद को भी ताज़ा करना है। ये माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक खूबसूरत पुल बनाना है। ये है नया पेशावर, जहाँ रवायात भी जिंदा है और नौजवान भी। कैमरामैन वाहिदुल्लाह के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। तो जी हर शहर की एक कल्चरल वैल्यू है, एक सिग्निफिकेंस है, जाहिर सी बात है, बट उस तारीखी विरसे को, उस हेरिटेज को प्रिजर्व करना आवाम की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपने अपने शहरों में जो तारीखी विरसा है उसको प्रिजर्व करें, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हुकूमत। यू आर राइट, अग्रीड, आई वुड एग्री विद यू ऑन दिस। हम बैठे तो लाहौर में हैं, इससे पहले हमने आपको बताया कि पेशावर का जो तारीखी विरसा है, उस शहर की तारीखी अहमियत कितनी है। अब जरा हम आपको क्वेटा लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी धूप है, बिल्कुल, लेकिन क्वेटा में बहुत सर्दी है जनाब। या खबस्ता हवाएं तो हैं ही हैं, बर्फबारी की खबरें तो जो हम कराची में थे तभी से आपको सुनाते हुए हैं, लेकिन क्वेटा में सर्दी ज़ोरों शोर से जारी है, उरूज पर है। लेकिन जनाब गर्मा गर्म नाश्ते जो हैं वो क्वेटा में चल रहे हैं। तो इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, हमारी नुमाइंदा अतिया अकरम ने, वो आपको दिखाते हैं।
गर्मा गर्म पाए, साथ में बोंग का गोश्त और ऊपर से नरम नरम नली के मगज का तड़का। जी हाँ, ये है कोयटा के कमर उस्ताद के पाए, जो आज भी मुनफरिद तर्ज जायका की मिसाल हैं। खसूसियत ये है कि पाए में जो है हम लोग बोंग का गोश्त भी डालते हैं और नली का मगज भी डालते हैं। एक ही देग में हमारे पास जो है मिर्ची वाला शोरा भी मौजूद है और बगैर मिर्ची वाला भी मौजूद है। इस पाए को कमर उस्ताद खुद साफ करते हैं और असर के बाद से दम वाली आंच पे पकते पकते ये पाए सुबह नाश्ते के लिए हो जाते हैं तैयार। मैं तकरीबन 18-20 साल से ये पाए खा रहा हूँ और इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये रात को इसको दम पे पकाते हैं, इसका अपना आयल निकलता है, उसी देसी आयल में ये बनते हैं। इनका टेस्ट बहुत मुनफरिद और बहुत जायकेदार है, जिसकी वजह से हम शहर से आते हैं इनके पाए खाने के लिए। बहुत मज़ेदार हैं और सर्दी के मौसम में पाए बहुत अच्छे लगते हैं इनके। ये पाए सारी रात अपनी हड्डियों के रोगन में पकते हैं, जिनका जायका बेहद मुनफरिद और मखनी हो जाता है। कोयटा का सर्द मौसम, गर्म गर्म पाए और कुंजी में ताज़ा लस्सी लोगों की बहुत बड़ी तादाद को अपना मद्दाह बनाए हुए है। कैमरामैन हबीबुल्लाह कलंदरानी के साथ अतिया अकरम, ARY न्यूज़, कोयटा। तो जी कोयटा में वेदर की वैसे हम इससे पहले बात कर रहे थे, तो वेदर जो है अब चेंज हो रहा है। फैब का महीना है और थोड़े ही दिनों में साइम रमज़ान का भी आगाज़ हो जाएगा और हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो है रमज़ान हम लोग फैब में एक्सपीरियंस करेगा। मेरा तो आई थिंक ये फर्स्ट टाइम है रमज़ान, आपका भी अभी फर्स्ट टाइम है सर्दियों में रमज़ान। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सर्दियों में रमज़ान, लेकिन ये है कि अब अगले कुछ सालों तक सर्दियों में ही आएंगे रमज़ान। जहाँ पर हम ये बात करें कि तारीख़ी विरसे की और मौसम की, वहाँ पर हम आपको ये भी बताएं कि इस वक्त लाहौर में हमें गर्मी महसूस हो रही है। लाहौर में रात के टाइम तो सर्दी होती है, लेकिन इस टाइम जो है वो अच्छी खासी गर्मी होती है और गर्मी मतलब प्रॉपर वाली गर्मी है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि इस गर्मी के अंदर फिर मैंने ख्याल के नाश्ता भी कोई ख़ास करने का मूड होता है, क्योंकि कोयटा में तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर सर्दी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, जनाब हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे देयर विद अस। तो दोनों टीमें मैदान में उतर गई हैं। कोलंबो का ये ग्राउंड है, बारिश की आज प्रेडिक्शन भी है, लेकिन पिच को सपोर्ट करेगी, खास तौर पे स्पिन अटैक को सपोर्ट करेगी आज की पिच। और हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान नीदरलैंड के खिलाफ आज मैदान में उतरा है। हमने फैसला ये किया है कि फील्डिंग करेंगे, तो अब से बाकायदा T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज़ हो रहा है और ये 2 वेन्यूज़ पर होंगे बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ने एक फर्म स्टांस लिया। पाकिस्तान ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान में आकर मैच नहीं खेलता, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी में जिन्होंने किया था। तो पाकिस्तान ने भी अपनी बात रखी और ये बात मनवा ली कि हमारे जो मैचेस हैं हम भी न्यूट्रल वैल्यू पे खेलेंगे। जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने दुबई में खेले थे, हमारे मैच भी श्रीलंका मुंतकिल किए जाएँ। लेकिन बीच में बांग्लादेश का इशू भी आ गया, क्योंकि भारत की बुलिंग को कोई रोक सकता है, तो हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन जब बांग्लादेश तक बात आ गई तो पाकिस्तान ने फर्म स्टांस यहाँ भी लिया, बांग्लादेश के साथ सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया। अब हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं क्रिकेटर्स की, फॉरेन प्लेयर्स की, जो कह रहे हैं कि जी भारत काफ़ी ज़्यादती कर रहा है। आपने कहा कि भारत की बुलिंग को कौन रोक सकते हैं? भारत की बुलिंग को मोहसिन नकवी साहब ने रोक के दिखाया। बिल्कुल BCCI को ऐसे गर्दन से पकड़ा और मुंह तोड़ जवाब दिया, स्टैंड लिया, फर्म स्टैंड लिया। हम उनको अप्रिशिएट भी करते हैं इस चीज़ के ऊपर। जनाब आपको पता है कि मूविंग फॉरवर्ड लाहौर में बसंत चल रही थी, लेकिन कल जो इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उसके बाद लाहौर की इंतज़ामिया की जानिब से, ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से बसंत मनसूख कर दी गई। उन्होंने अपने तमाम जो बसंत के जो सरकारी इवेंट्स चल रहे थे सिर्फ लाहौर में। एक चीज़ यहाँ पे हम मेंशन कर दें कि देखें ये पहले से प्लान किया हुआ था इवेंट बसंत का, और 6, 7, 8 ये डेट्स थी जिसमें कहा गया था ऑफिशियली, और बहुत इसकी तैयारियां इस तरह की गई थी कि ये 25 साल बाद ये इवेंट हो रहा था, बैन लगा हुआ था, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे हादसा और वाक़यात हुए थे। लेकिन इस बार एक चीज़ माननी पड़ेगी कि गवर्नमेंट ने जो तैयारियां की थी सेफ बसंत मनाने के लिए। मैं जब यहाँ पर आई साइम लाहौर में, तो मैंने देखा कि किस तरीके से जो मेजॉरिटी ऑफ बाइक्स है, मैं कहूँगी शायद इक्का दुक्का 5% होंगी, उनको भी रोक कर ट्रैफिक एहलकार जो है हिदायत दे रहे थे कि आपने सेफ्टी रॉड लगानी है। हर बाइक पे हमें यहाँ पे सेफ्टी रॉड नजर आई। तो जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद करवाया भी गया और लाहौर के रहने वालों ने, लाहौरियों ने उस पर अमल दरामद भी किया। साथ ही केमिकल डोर, धाती डोर, इनका इस्तेमाल नहीं होगा, और जो QR कोड वाले यानी रजिस्टर्ड जो वेंडर हैं वहाँ से सामान ख़रीदा गया। तो ये तमाम तर एक्टिविटी, ये फेस्टिविटी जारी थी और गवर्नमेंट की भी हम देख रहे थे भरपूर इसमें शिरकत थी। कल का दिन का आगाज़ जब रात गए हुआ था, सेलिब्रेशन से हुआ था, दिन पर भी हम देख रहे थे
खाने पीने का भी दौर चल रहा, एक बड़ा खुशी का बड़ा फेस्टिव माहौल था। लेकिन जो वाक़या इस्लामाबाद में हुआ तो ज़ाहिर है हम तमाम पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं, चाहे कराची में कुछ हो, चाहे पेशावर में कुछ हो, चाहे किसी भी शहर में कुछ हो। हम सब कहते हैं ना, जब मुश्किल हम पे पड़ती है तो हम एक हो जाते हैं। और इसी बात का इजहार हमने देखा कि पंजाब हुकूमत ने फिर तमाम तर जो ऑफिशियल एक्टिविटीज़ थी उनको कैंसिल कर दिया। गो कि आज सेकंड डे है जो कि मनाया जाना था, लेकिन हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने तमाम अपनी ऑफिशियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैंसिल कर दी। बिल्कुल जी, और जो लिबर्टी चौक पर इवेंट होना था वो भी कैंसिल कर दिया गया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जब जब इस मुल्क के ऊपर, इस कौम के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई दुख अजियत आती है, ये कौम मुत्तहिद हो जाती है, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं और हम जो इस्लामाबाद वाक़ई में जो शहीद हैं उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं, उनके सोगवारान के साथ इज़हार ताज़ियत भी करते हैं। अच्छा, हमारे नुमाइंदे थोड़ा सा ज़रा बात करूँगी, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, लोगों ने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतंगे, स्टफ़, सारी चीज़ें ख़रीद ली थी। अब क्या उनके इस हवाले से तासुरात भी हैं और क्या एक्टिविटी हैं, थोड़ा सा ज़रा ये जान लेते हैं कि आफ्टर दिस इवेंट व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग। कौन कौन है हमारे साथ? हमारे साथ अलमास खान मौजूद हैं, ख्वाजा नसीर मौजूद हैं, ज़रा उनसे जान लेते हैं। लोग इंडिविजुअली अपने तौर पर जो बसंत है उसको अपनी छतों के ऊपर, अब देखें हम खाने चल रहे हैं, नाश्ता वगैरह चल रहा है। तो अलमास और ख्वाजा नसीर आपकी तरफ आएंगे। अलमास, सबसे पहले आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और अपने इर्द गिर्द क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? नाश्ते चल रहे हैं, खाबों का दौर चल रहा है? ख्वाजा नसीर के पास जाएंगे। ख्वाजा नसीर, आप बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं लाहौर में और क्या मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर का इलाका मोची गेट, जो कि लाहौर का एक किस्म का दिल कहलाता है और अंदरून शहर का एक एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर जो बूटी डोर की सबसे बड़ी मार्केट है वो यहाँ मोची गेट में है और लाहौरियों ने भरपूर तरीके से बसंत को एंजॉय करने के लिए गुज़श्ता 1 फरवरी के बाद भरपूर तरीके से मोची गेट से ख़रीदारी की। लेकिन कल होने वाले इस्लामाबाद में अफसोसनाक वाक़े के बाद, जहाँ सरकारी सतह पर तमाम तर तकरीबात को मनसूख किया गया, उसके बाद आज की सूरत हाल ये है कि आज बसंत का दूसरा रोज़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल एक माहौल जो है वो नीचे आ चुका हुआ है। यहाँ पर कल इस वक्त के करीब जब मुकम्मल तौर पे गहमा गहमी थी, खोए से खोया छिन रहा था, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन आज सुबह से हम यहाँ मौजूद है, लेकिन वैसी गहमा गहमी अभी तक देखने को नहीं आ रही। इसके अलावा मार्केट भी बंद है और लाहौर के आसमान पर अगर देखा जाए तो आज सुबह से इक्का दुक्का गुड़ियाँ जो है वो उड़ती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन क्योंकि सरकारी सतह पे तमाम तकरीबात मनसूख हुई हैं, ओवरऑल 25 साल बाद होने वाली इस बसंत में लाहौरिये भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट, कल शाम तक लाहौरियों ने भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट किया। लेकिन आज ये तवक्को की जा रही है कि आज भी अगर कहीं पर बसंत एक्टिविटी चली तो लोग पर्सनली अपने तायु से करेंगे। जिस तरह के लोगों ने लाहौर के अंदर लाखों के करीब गुड्डे और हज़ारों पिन्ने और पिन्नियाँ ख़रीद के रखे हुए, तो लोग अपनी सतह पर ये बसंत को सेलिब्रेट करेंगे। ओवरऑल अगर पंजाब हुकूमत की बात की जाए तो महकमा तरात और नशरियात और सकाफ़त जो है, जो कि बसंत का सबसे बड़ा सपोर्टर था और जिसकी वज़ीर उस्मा बुखारी बाकायदा तौर पर गुज़श्ता 2 रोज़ से अपनी कोलीग्स के साथ यहाँ दिल्ली गेट शाही हमाम पे मौजूद थी, पतंगबाजी कर रही थी। तो ओवरऑल आज तमाम तर वो एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी हुई है। लेकिन यहाँ पर भी लाहौर के शहरी जो है वो एक इज़हार यकजहती के ख्वाजा नसीर इस हवाले से बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने एक्चुअली लाखों की तादाद में पतंग ख़रीदी हैं, पिन्ने ख़रीदे। और जब हम इससे पहले प्री बसंत जो डिस्कशन हो रही थी साइम, उसमें ये बताया जा रहा था कि कितनी प्राइस ओवर प्राइस भी हो गई थी चीज़ें, बिकॉज वो डिमांड थी और मखसूस वेंडर्स थे जहाँ से ख़रीदना था, रजिस्टर्ड QR कोड, तो उस वजह से लोगों के पास ये सामान है। अच्छा, वैसे टू बी ऑनेस्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल है और लाहौर में भी क्योंकि आज पब्लिक हॉलीडे अनाउंस हुआ था, ऑलरेडी अनाउंस था फ्राइडे सैटरडे को, तो वो हमने गहमा गहमी सड़कों पे उस तरह सीन नहीं दिख रहा है। मे भी अभी लाहौर आहिस्ता आहिस्ता जागे, लेकिन लोग अपने तय हम देख रहे हैं कि अपने तौर पर अपनी छतों पर उन्होंने जो पर्सनल जो इनविटेशन दिए हुए होंगे वो पर्सनल तौर पे लोग कर रहे हैं बसंत को, लेकिन जो ऑफिशियल तमाम तर तकरीबात थी वो कैंसिल कर दी। और ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट ने भी इसकी बड़ी तैयारियाँ की थी, जो हम देख रहे थे जगह जगह जिस तरीके से लाहौर शहर को सजाया गया था, वो रौनकें जो थी। और लेकिन कहते हैं ना कि जब कौम पे मुश्किल वक्त आया तो कौम साथ खड़ी भी होती है, और चाहे वो कोई भी मसला हो। लेकिन ये है कि दहशत गर्दों के हवाले से
पूरी हाँ कौम जी, यूनाइटेड बिल्कुल। है, अच्छा। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। और हम सब इस बात की मजम्मत करते हैं जो मज़मूम मकासद के साथ अलमास हमारे ये साथ तमाम मौजूद हैं। दहशतगर्द अलमास, आप बताइएगा आप लाहौर में किस जगह पर मौजूद हैं और बसंत किस तरीके से आप देख रहे हैं आपके इर्द गिर्द सेलिब्रेट की जा रही है? साइम, ये लाहौर का एक इलाका है फैसल टाउन, और फैसल टाउन की बहुत ही ये मशहूर जगह है जहाँ पे बोंग पाए और चने और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। और ये लोग, आपको तो मालूम है कि लाहौर वाले सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं और थोड़ा सा काम किया, यार एक कुछ और खा लें, फिर खाना खाते हैं, फिर खाना खाते हैं। दिन में लोगों के 2 मील होते हैं। ये लाहौर वालों के और ख़ासकर गुजरावाला के जो लोग हैं उनके 4 मील होते हैं, और उस 4 मील के दरमियान भी ये स्नैक्स खाते हैं। और जो पहला मील होता है, मैं अपने कैमरामैन शहबाज खान से कहूँगा कि ये दिखाए, बड़ा ही हैवी किस्म का मील पहला होता है इनका। और ये इस वक्त पाए खा रहे हैं, चने भी हैं और बोंग भी है इनके पास। पाए छोटे वाले भी हैं इनके पास, छोटे वाले से मुराद के बकरे के पाए, और बड़े पाए भी हैं जो गाय भैंस के पाए होते हैं। ये इतना हैवी किस्म का मील है, अगर मैं खा लूँ तो शायद कल दोबारा मेरा खाने को जी जाए। ये इतना हैवी मील है, और हैवी मील के बाद ये लोग फिर लाहौर वाले 1 घंटे बाद कहेंगे यार भूख लग रही है, आओ खाना खाएं। और ये आप यकीन जाने के इतने इस पे तिल लगे होते हैं ये कुलचे पे, और तिलों वाला कुलचा स्पेशल। और ये जब इसके आप जहाँ यकीनन ये कहते कहते मुंह में पानी आ जाता है। सदफ, अलवास हमें बता रहे हैं। अच्छा, ये तो खैर ज़ाहिर है उम्मन आम तौर पर भी मिजाज जो है लाहौरियों का वो उस और ऊपर से वीकेंड भी है, तो वीकेंड पे तो मतलब मेरे ख्याल से ये इतने नाश्ते और वगैरह ये सब दौर चलता है। अलमास हमारे साथ मौजूद थे, ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक बात मैं यहाँ पर फिर दोबारा से रिपीट करूँगा, उस बात की मैं इंडोर्समेंट करना चाहूँगा कि हमने SOPs पर अमल दरामद होते हुए देखा है और अपनी आंखों से देखा है। लाहौर में हम इस वक्त भी छत पर मौजूद हैं, हम पिछले 2 दिन से छत पर मौजूद हैं। पतंगें आ रही थी, जा रही थी, किसी पतंग के ऊपर हमने धाती डोर नहीं देखी। बाइक्स जो हम बाहर देख रहे हैं उनके ऊपर रॉड्स मौजूद हैं, हर बाइक के ऊपर रॉड नस्ब किया गया है, पिन्ना इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई पतंग हमें कोई कद्दू कभी फ़ज़ा में नज़र आ रही है तो वो मुतल्लिका जो उसका जो साइज़ है उस हिसाब से पतंग नज़र आ रही है, उससे ऊपर की पतंग नहीं नज़र आ रही। तो SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया गया भी है, और जो लोग इस फेस्टिवल में शरीक हो रहे हैं उन्होंने खुशी के साथ इस फेस्टिवल को वेलकम भी किया, अपनाया भी, और साथ साथ SOPs पर अमल दरामद खुद भी किया है। तो इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए इंतज़ामिया को भी, और ख़ास तौर पर लाहौर के अवाम को भी, लाहौरियों को भी, कि उन्होंने इस फेस्टिवल को बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ मनाया है। और अब जाहिर सी बात है कि अब आगे भी जो सिलसिला चलता रहेगा। अपना ताई लोग अपनी अपनी छतों के ऊपर खाने का एहतमाम कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, नाश्ते चल रहे हैं। और ज़रा हम आज, क्योंकि ऑफिशियली तो एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, लेकिन आज पब्लिक क्या कर रही है, सेकेंड डे लोगों की क्या शहरी, लाहौर के शहरी करें, ज़रा इस हवाले से हम आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। बसंत का दूसरा दिन, वही हल्ला गुल्ला, वही कहकहे, वही रंगीन पतंगे जो आसमान को कौजो कज़ाह बना रही हैं। पीला रंग सिर्फ लिबास तक महदूद नहीं, अब ये दिलों में उतर चुका है। छतों पर चटखारेदार खाबे, हर निवाला बसंत का जायका लिए हुए। बसंत सिर्फ देखी नहीं जाती, ये चखी भी जाती है। तुलबा के चेहरों पर मुस्कुराहट, पतंग की डोर हाथ में और ख्वाब आंखों में। आज क्लासरूम खामोश, लेकिन छतें जिंदगी से मामूर। रंग बिरंगे दुपट्टे, मेहंदी लगे हाथ, खवातीन बसंत की असल रौनक। हंसी, तस्वीरें और यादें, हर लम्हा महसूस किया जा रहा है। जेन-ज़ी के मोबाइल में कैद लम्हात, रील्स, सेल्फीज और लाइव स्टोरीज। छत के कोने में बैठे बुजुर्ग माजी की बसंत सुनाते हुए, वो जमाना जब डोर कटती थी तो दिल भी धड़क जाता था। तो जी, बसंत बड़े महफूज तरीके से लाहौर में मनाई जा रही है, और इस हवाले से गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक DG वॉल्ड सिटी लाहौर कामरान लाशारी साहब। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। लाहौरिये बड़ी हिफाजत के साथ SOPs पर अमल दरामद करते हुए बसंत मना रहे हैं, और ख्वाबों का दौर चल पड़ा है। पाए चल रहे हैं, लस्सी चल रही है, नाश्ते चल रहे हैं, लेकिन SOPs पर अमल दरामद भी किया जा रहा है। ये बताइएगा, आप बसंत के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं, स्पेशली व्हेन वी से कि 25 साल बाद बसंत को रिवाइव किया गया लाहौर में? जी, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे ख्वाब है जो देख रहे हैं, क्योंकि हमने तो समझा था कि अब हमारी ज़िंदगी से जा चुकी है, लेकिन अब हमारे जो नई जनरेशन है वो 25-30 साल वाले
जो आज नौजवान है वो पूछते हैं ये डोर क्या चीज़ होती है, पतंग क्या है, अब हमें समझ लगी है। और वो इतने जोश व खरोश से आए हुए हैं और हर तरफ गहमा गहमी, खाना पीना, इनविटेशन कार्ड्स और एक ओपन हाउस की तरह। और लाहौर इस वक्त ऐसे है जैसे हर कोई एक दूसरे को इनवाइट कर रहा है। और देखिए नज़्म नस्क में भी कमाल का काम हुआ है कि कोई लाखों बाइक्स जो हैं उन पर रॉड है, हर किसी पर वो एक सेफ्टी रॉड जो है वो नस्ब हो चुका है। हुकूमत ने ये मुफ्त लगा कर दिए हैं और लोगों ने भी इसको लबैक बोला है। सो खुदा करे कि ये एक महफूज तरीके से बसंत अपने एख्तिताम तक पहुँचे, लेकिन अभी तक जो है बड़ी खुशाइंद बात है कि लोग किस तरह अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एक जो शुरू में अंदाज़ा लगाया जा रहा था लाशारी साहब वो ये था कि इतनी रिस्ट्रिक्शंस, इतनी SOPs, लेकिन हमने देखा कि अगर इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहे गवर्नमेंट तो वो इम्प्लीमेंटेशन करवा लेती है। तो हालांकि बड़ा अपहीबल टास्क होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं, उनसे ही सारा सामान लेना है और फिर SOPs पर अमल दरामद करना है। हमने लोगों को वो करते हुए देखा भी। मैं तो यकीन करें पिछले 20 साल से हर सरबराह से ये गुजारिश कर रहा था कि ये हमारा फेलियर ऑफ गवर्नेंस है। अगर हम इतने बड़े पुराने रवायती एक अपनी सकाफत को जाने दें सिर्फ इसलिए कि हम बंद मैनेजमेंट पे चले जाएं कि बस हमारी मैनेजमेंट सिर्फ इतनी है कि हम बंद कर दें। हम बैठकर इतनी पुलिस है, इतनी एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी सिस्टम है, इसमें क्यों नहीं उन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते या मिनिमाइज़ कर सकते। तो लेकिन कभी कोई मीटिंग तक नहीं होती थी। और अगर सो द गुड गवर्नेंस इज़ ऑलवेज टू फाइंड सॉल्यूशंस। तो ये हुकूमत ने बहुत ही एक दलेराना लेकिन उसके साथ साथ बहुत एक इंतज़ामी ज़ीरक का सबूत भी दिया है कि उन्होंने बैठकर इसके SOPs बनाए हैं, एक एक डिटेल में गए हैं। तो और जितना भी मुमकिन हो सकता है इसको महफूज भी बनाया है और साथ लोगों को फ्रीडम भी दी है। थोड़ा सा कहीं के नट पे ज़्यादा कसा गया है इन द सेंस के लोगों को उतनी पतंगें और डोरें जो हैं उस तादाद में और उस कीमत में मुहैया होने में मुश्किलात आई हैं। लेकिन स्टिल जितनी इस पे मेहनत हुई है और ओवरऑल जितनी एक मुनज़्ज़म तरीके से ये बसंत हो रही है, मैं समझता हूँ कि इतने सालों बाद एक बहुत ही अच्छा और आसान कदम है। और इस दफ़ा कामयाब होती है तो ये जो छोटी मोटी बीच में हैं चीज़ें ये अगली दफ़ा बिल्कुल नहीं होंगी और इससे ज़्यादा और कामयाब होती जाएगी बसंत। अच्छा, कामयाबी के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें होनी चाहिए विच कैन मेक इट सक्सेसफुल इन द सेंस कि इट इज़ सेफ? दूसरे ये कि अब ज़ाहिर नेक्स्ट ईयर का ये कहा गया था कि जी अब यहाँ पे ये एक पायलट प्रोजेक्ट है एक तरह से, उसके बाद इसको बाकी शहरों में पंजाब के ले जाया जाएगा। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें मैटर करती हैं? जी, one is just to create a good balance between enjoyment and discipline। तो जो कौम मुनज़्ज़म होती है और हमारे कायदे आज़म ने तो खुद का नज़्म व नस्क पे मोटो में है, तो असल सबूत तो उसका हमें देना है। वरना ये फेलियर तो सिर्फ हुकूमत का नहीं होता, ये लोगों का भी होता है कि हमारे हमसाए मुल्कों में दुनिया में काइट फ्लाइंग जो है वो चलती रहे और हमारे मुल्क में बंद हो जाए। तो इससे क्या आप मतलब इसकी किस चीज़ की अक्कासी करता है ये। लेकिन अब ये बड़ी अच्छी बात है, इस साल ये कामयाब हो रही है। तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि अगले दफ़ा जो है 5-6 शहरों में कम से कम ये राइज हो जाएगी और उसके बाद पूरे पंजाब और पाकिस्तान में हो जाएगी। सो बट वी हैव टू प्रूव आवरसेल्व्स वर्दी ऑफ इट। और उसका तरीका यही है कि हम एक मुनज़्ज़म और एक ज़िम्मेदार कौम की तरह सामने आएँ कि हमें अपने फेस्टिवल्स को मनाना, उसको बचाना और उसको रचाना आता है। तो वरना हम चीज़ों को बंद करते जाएं, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे हमारे त्यौहार बंद हो गए और लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुए हैं। ये हमारी एक ज़िंदा कौम, ज़िंदा तहज़ीब की निशानी है। वरना ख़त्म करते जाएं और फिर एक गम गुस्से की लहर, एक इंटॉलरेंस और एक आपस में खिंचाव
और हेट्रेड, वो चीज़ें जन्म लेती हैं। रिक्रिएशन इज़ अ ग्रेट फ़िलॉसफी, और इसको अपनाना जिस कौम ने नहीं सीखा वो समझें वो डार्क एजेस की तरफ जाती है। बिल्कुल लाशारी साहब, और जब हम एसओपीज़ की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि एसओपीज़ पर अमल दरामद बड़ा स्क्रूटनाइज वे में करवाया जा रहा था। मॉनिटरिंग इस तरीके से लाहौर की हो रही थी सेफ सिटी की मदद से। सेफ सिटी कंट्रोल रूम एक्टिव था, सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जा रही थी, चाहे फिर ड्रोन मॉनिटरिंग भी हो रही थी, तो एरियल कवरेज भी हो रही थी। कहाँ कहाँ पर कौन सी एसओपीज़ पर अमल दरामद हो रहा है, कहाँ पर खिलाफ वर्जी हो रही है, एक एक चीज़ चेक एंड बैलेंस के साथ चल रही थी। अवाम की जिम्मेदारियों के हवाले से हम बात कर रहे थे। अवाम ने अपनी जिम्मेदारियों का मुजाहरा किया है, और जहाँ पर कुछ गफलतें हैं वो इंशाअल्लाह ताला उसको भी कवर किया जाएगा। आपको लगता है कि लाहौर आलमी सतह पर बसंत को एक सकाफती त्यौहार बना सकता है? मैं बड़े वसूख से कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में कोई एक इवेंट, कोई एक फेस्टिवल सही मानों में पाकिस्तान को टूरिज़म के एंगल से, सॉफ्ट इमेज के लिहाज से दुनिया के मैप पर ला सकता है तो वो बसंत है। बना बनाया है, हमारे पास है, 500-700 साल से ये चलता आ रहा है, और हर साल ये इतना बढ़ गया था और अब भी। लेकिन जब चीज़ कोई बढ़ती है फिर जिम्मेदारी भी उतनी ही बढ़ जाती है। अगर हमने इसको उस तरीके से संभाल लिया तो जितनी टूरिज़म, जितनी इमेज, जितनी इकॉनमी, जॉब्स, बिजनेसेस इसके साथ जुड़ जाती हैं, वो इट्स अनइमेजिनेबल। आज भी लाहौर में किसी रेस्ट हाउस में, किसी क्लब में, किसी होटल में कहीं कोई एक कमरा तक जो है वो नहीं मिल पा रहा, और जो मिलता है वो भी डबल ट्रिपल उसकी प्राइस हुई हुई है। लेकिन इसी तरह दुनिया में जहाँ भी दुबई हो, जर्मनी हो, कई जगहों पर कन्वेंशन, स्पोर्ट्स, फेस्टिवल्स, लोग लड़ते हैं कि अच्छा जी ओलंपिक्स हमने इधर करानी है। वो इसीलिए कि पूरा शहर जो है उससे आबाद होता है, उसकी इकॉनमी ड्राइव एक और ही लेवल पे चली जाती है, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीबों को होता है, क्योंकि लोग बड़े जो हैं वो खर्चते हैं, तो आम आदमी चाहे वो पान वाला हो, चाहे वो रक्शे वाला हो, या डोर मांझे लगाने वाला हो, इन सारों को इसका फ़ायदा मिलता है। सो इस तरह के त्यौहार जिसमें, और इसका सोशल साइड भी दीजिए इकोनॉमिक और टूरिज़म के अलावा, कि हम कितनी दफ़ा एक फैमिली की तरह आपस में जुड़ते हैं, वरना तबकों में बटा हुआ ये मुल्क है। कोई एक अमीर किसी तरफ बैठे होते हैं, गरीब के कहीं और होते हैं, लेकिन इसमें सारे एक लिहाज से खुशी में एक जुलूस की तरह शामिल हो जाते हैं, और इतना खुलापन मैंने नहीं देखा कि जितना छतों पे और हर जगह पे गलियों मोहल्लों में। सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना है। थैंक यू सो मच लाशारी साहब इस सारी सूरत बात करने के लिए, और एसओपीज़ बहुत मैटर करती हैं, उस पर अमल दरामद करवाना। अच्छा जी, ज़रा हम आपको बताते हैं ब्रेक हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे, और हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन, और आपके पास हमारे पास बहुत सारी अपडेट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको बताएं कि हज़रत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स की तक़रीबात शुरू हो गई हैं। बड़ी तादाद में ज़ायरीन दरगाह पर हाज़िरी और अक़ीदत का इजहार करने के लिए पहुँचे हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कुछ देर में मज़ार पर चादर चढ़ाकर बाकायदा जब तक़रीबात जो शुरू होंगी उसका आगाज़ करेंगे, और पहले रोज़ मलाखड़ा और उसके बाद दीगर जो सकाफती प्रोग्राम है वो होंगे। फिर हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा हिफाजत भी, वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिंध के अजीम बुजुर्ग रूहानी हस्ती हजरत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का 774वां उर्स मुबारक सेवन शरीफ में निहायत अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। अकीदतमंद ज़ायरीन मज़ार पर चादरें चढ़ाकर, धमाले लगाकर कलंदर लाल शहबाज से भरपूर अकीदत का इजहार कर रहे हैं, जबकि मेले में आने वाले ज़ायरीन ने मसाइल व मुश्किलात बताते हुए कहा है कि सबसे बड़ी जो बात है वो पानी की किल्लत है। यहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, तो पानी के मसाइल से घिरे होते हैं लोग, पानी नहीं मिलता। यहाँ पे देखा जाए तो भाई जो गलियों में बहुत ज़्यादा गंद है, सफाई नहीं है जो होनी चाहिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे पानी की सहूलत मौजूद नहीं है, और उसके बाद पानी भी गंदा है, पानी भी साफ नहीं है। डिप्टी कमिश्नर जाम शोरो गजनफर अली कादरी का कहना है कि ज़ायरीन की सिक्योरिटी और सहूलियात के बेहतर इंतजाम किए गए हैं। 320 जो है वो कैमरास इंस्टॉल किए हैं पूरे शहर में, जिसमें पूरे शहर में 200 और 120 कैमरा जो है वो दरगाह शरीफ में है।
15 कैंप्स दरगाह के अतराफ़ में हैं जो हमें जो ज़ायरीन को हर वक्त जो है वो अपना मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा हमने साफ़ पानी का बंदोबस्त किया हुआ है, उनके रहने के इंतज़ामात का, फायर सेफ्टी का, सिविल डिफेंस को हमने एंगेज किया हुआ है कि फायर सेफ्टी पे उनको जो है वो सेंसिटाइज करें। हजरत कलंदर लाल शहबाज रहमतुल्लाह अलैह का 774वां उर्स मुबारक की तकरीबात 3 रोज तक जारी रहेंगी। कैमरामैन नजफ अली के साथ दिलदार जामरी, ARY न्यूज़, जामशोर। यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने ख़त्म को पहुँचा है। उम्मीद करते हैं आपका हमारे साथ जो आज का जो इंटरेक्शन था बहुत खुशगवार रहा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।